वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियाँ पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 141। अधिक तपस्वी त्रिवेदी। एक तेज आवाज गूंजी और हवा में घास की ताजी महक तैरने लगी, जैसे मवेशियों के चरने वाली घास के मैदानों से हवा बह रही हो, जिससे गंभीर रूप से घायल ओबरॉय परिवार के सदस्यों को ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई। यहाँ तक कि उनकी छाती और पेट का दर्द भी अनजाने में कम हो गया। आर्यन मल्होत्रा और भी ज्यादा सुन्न लग रहा था, जैसे वह अंतहीन हरी घास के विशाल दृश्य से स्तब्ध रह गया हो। सिर्फ तपस्वी त्रिवेदी ने एक धीमी सी चीख निकाली, उनका पूरा शरीर उछल पड़ा, हवा में मुड़कर पैंतरेबाजी की और फिर आर्यन मल्होत्रा के बगल में मजबूती से उतर गए। ये देखकर कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है, वह आर्यन मल्होत्रा के लिए उस अनदेखे लेकिन भयानक कोड़े के वार को रोकने के लिए अपनी पीठ का ही इस्तेमाल कर सकते थे। एक जोर की चटक सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसे मैदान में लट्टू खेलते हुए बूढ़े लोग अपने लंबे कोड़ों से लट्टू पर मारते हैं, कान सुन्न कर देने वाली। आर्यन मल्होत्रा, जो तपस्वी त्रिवेदी के बिल्कुल बगल में था, ने ये तेज आवाज सुनी और तुरंत अपने कान ढक लिए, सिर पर हाथ रखे जमीन पर उखड़ू बैठ गया और कराहने लगा। खुद तपस्वी त्रिवेदी के मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। उनकी चुस्त मार्शल आर्ट पोशाक इस आवाज के बाद मानो अनगिनत आंतरिक प्राण ऊर्जा से फट गई हो, पलक झपकते ही कपड़े के चित्रों में बदल गई, जिससे उनका बेहद गठीला ऊपरी शरीर दिखने लगा। देखा जाए तो कोड़े की ऐसी तेज आवाज पत्थर पर भी निशान छोड़ देती, लेकिन तपस्वी त्रिवेदी की पीठ पर कोड़े का निशान तो दूर, एक छोटा सा दाग भी नहीं देखा जा सकता था। वह बर्फ की तरह चिकनी थी। सब लोग हक्के बक्के रह गए और जब उन्होंने फिर से तपस्वी त्रिवेदी को देखा तो उनकी आंखों में हैरानी भरी थी। और वह कोड़ा जितनी तेजी से आया था उससे भी ज्यादा तेजी से चला गया। हालांकि तपस्वी त्रिवेदी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उनकी उंगलियों के पोस सिर्फ कोड़े के सिरे को ही छू पाए। तभी दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज आई, कौन सा कमीना मेरी सीनियर सिस्टर और मेरे गुरु की पत्नी को हाथ लगाना चाहता है? क्या तुमने ठाकुर रुद्रपाल के हाथ में मौजूद 3 झांग लंबे कोड़े से पूछा है? शब्द खत्म होते ही दरवाजे के बाहर से इत्मीनान भरे कदमों की आहट आई। आवाज से लग रहा था कि वहां सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन उनके आने का एहसास ऐसा था जैसे हजारों लाखों की फौज आ रही हो, धरती हिला देने वाले जलवे के साथ। ठाकुर रुद्रपाल। यशवंत ओबरॉय ने पहले धीरे से बुदबुदाया, फिर जैसे कुछ याद आते ही उनकी आंखें अचानक फैल गईं और उन्होंने दरवाजे की तरफ अविश्वास से भरे चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा, महाचरवाहा ठाकुर रुद्रपाल। यशवंत ओबरॉय के शब्दों के बाद रसायनराज त्रिवेदी और आर्यन मल्होत्रा के चेहरे गंभीर होने लगे। हालांकि तपस्वी त्रिवेदी ने अपनी आंखें बंद रखीं और उनका चेहरा भावहीन था, जिससे उनकी भावनाओं को समझ पाना नामुमकिन था। हालांकि रसायनराज त्रिवेदी पिछले 20 सालों से इस दुनिया में नजर नहीं आए थे। 20 साल पहले उन्होंने ठाकुर रुद्रपाल के खिताब महाचरवाहा के बारे में सुना था। उस वक्त वह पहले से ही अर्ध परिवर्तन स्तर के करीब थे। 20 से ज्यादा साल बीत चुके थे और रसायनराज त्रिवेदी को पूरा यकीन था कि ठाकुर रुद्रपाल ने आखिरी बाधा पार कर ली होगी और एक सच्चे परम गुरु बन गए होंगे। मार्शल आर्ट के शिखर पर कौन है? किसी परम गुरु का सामना होने पर सब कुछ शून्य हो जाता है। ये सभी मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए लगभग एक श्राप जैसा था। उनकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जब तक उनका सामना किसी परम गुरु से होगा, अंततः उन्हें हार ही मिलेगी। ये सोचकर रसायनराज त्रिवेदी तपस्वी त्रिवेदी की तरफ देखे बिना नहीं रह सके, जिनकी आंखें बंद थीं और चेहरा भावहीन था, जैसे उस कोड़े का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। यहाँ तक कि अब ये जानकर भी कि आने वाला व्यक्ति ठाकुर रुद्रपाल था, उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। इससे रसायनराज त्रिवेदी को तसल्ली हुई। आर्यन मल्होत्रा का चेहरा हालांकि बेहद गंभीर था, क्योंकि भले ही वह कभी ठाकुर रुद्रपाल से नहीं मिला था, लेकिन उसने बहुत कम उम्र में शंकर प्रताप सिंह से महाचरवाहा नाम सुना था। उसे अभी भी गहराई से याद था कि जब घमंडी शंकर प्रताप सिंह ने ठाकुर रुद्रपाल के बारे में बात की थी तो उनका चेहरा सम्मान से भर गया था, ये कहते हुए कि ठाकुर रुद्रपाल अर्ध परिवर्तन स्तर में अपने 3 झांक क्षेत्र की तरह बेजोड़ थे। 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे और ठाकुर रुद्रपाल चाहे कितनी भी धीमी गति से आगे बढ़े हों, उन्हें अब तक परम गुरु स्तर में
पहुंच जाना चाहिए था। आर्यन मल्होत्रा का गंभीर चेहरा इसलिए नहीं था कि उसे डर था कि ठाकुर रुद्रपाल परम गुरु स्तर में प्रवेश कर गए हैं। आखिरकार आर्यन मल्होत्रा के हिसाब से अगर इस युग के महागुरु द्रोणाचार्य राठौर भी आ जाएं, तो भी वे यकीनन उसके नाना दुर्वासा प्रताप सिंह का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसकी गंभीरता ठाकुर रुद्रपाल के शब्दों की वजह से थी। उसने दावा किया था कि मायरा सिंघानिया और आन्या ओबरॉय उसके गुरु की पत्नी और सीनियर सिस्टर थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह परम गुरु स्तर का विशेषज्ञ अरमान आहूजा का शिष्य भी बन गया? दुर्वासा प्रताप सिंह के पास तपस्वी त्रिवेदी जैसा परम गुरु शिष्य होने के कारण पूरे भारत में कोई भी दुर्वासा प्रताप सिंह की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। आखिरकार यह नहीं सुना गया था कि द्रोणाचार्य राठौर ने किसी परम गुरु को सिखाया हो। ये कहा जा सकता है कि गुरु होने के मामले में दुर्वासा प्रताप सिंह फिर से भारत में सर्वश्रेष्ठ थे। इस बात ने मूल रूप से अरमान आहूजा को पूरी तरह दबा दिया था, लेकिन अब ठाकुर रुद्रपाल के शब्दों ने पल भर में दुर्वासा प्रताप सिंह के उस शुरुआती फायदे को खत्म कर दिया, जिसका मतलब था कि अरमान आहूजा ने भी यह मुकाम हासिल कर लिया था। आर्यन मल्होत्रा यह मान ही नहीं पा रहा था कि अरमान आहूजा इतनी कम उम्र में उसके नाना दुर्वासा प्रताप सिंह के बराबर ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए ठाकुर रुद्रपाल का सवाल सुनकर आर्यन मल्होत्रा ने तुरंत अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया, खड़ा हुआ और गुस्से में तपस्वी त्रिवेदी पर चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, तुम्हें इस ठाकुर रुद्रपाल को मेरे लिए मारना ही होगा। अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो तुम्हें उसे अपाहिज करना होगा। मैं इस दुनिया में अपने नाना के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को यह इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा कि उसका कोई परम गुरु शिष्य हो। तपस्वी त्रिवेदी ने यह सुना और आर्यन मल्होत्रा की बदतमीजी पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बस अपने हाथ जोड़े और शांति से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वह एक कदम आगे बढ़े, आर्यन मल्होत्रा के सामने आ गए, दरवाजे की तरफ मुंह किए हुए। उनकी आंखें मजबूती से बंद थीं, उनका गठीला शरीर वहां एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा था। पहाड़ की तरह अडिग। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। वार्ड में ओबरॉय परिवार के सदस्यों ने ठाकुर रुद्रपाल के शब्द सुनकर समझ लिया था कि यह अरमान आहूजा का नया शिष्य है। हालांकि यशवंत ओबरॉय को छोड़कर उन्हें नहीं पता था कि यह ठाकुर रुद्रपाल कौन है, न ही उन्हें उसकी ताकत का अंदाजा था। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि यह शख्स मौजूदा संकट को सुलझा देगा और मायरा सिंघानिया की पवित्रता को बचा लेगा। पापा, क्या ये ठाकुर रुद्रपाल तपस्वी त्रिवेदी को हरा सकता है? देविका ओबरॉय ने अपने मुंह से खून पोंछा और यशवंत ओबरॉय को सहारा देकर अस्पताल के बिस्तर के पास बिठाया। भले ही वे गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी उन्होंने मायरा सिंघानिया के सामने ढाल बनकर उसे आर्यन मल्होत्रा से दूर रखा था। यशवंत ओबरॉय के चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी, जो उनकी चोटों के दर्द को भी छिपा रही थी। उन्होंने कहा, दुनिया की सभी चीजें भेड़ बकरियां हैं और हाथ के इशारे से उन्हें चराया जा सकता है। यही ठाकुर रुद्रपाल के महाचरवाहा नाम का मूल है। 20 साल पहले वह पहले से ही एक अर्ध परिवर्तन स्तर का परम गुरु था। अब मैं उसे सिर्फ कुछ शब्दों में बयां कर सकता हूं, जिसकी गहराई मापना नामुमकिन है। यशवंत ओबरॉय की बात सुनकर ओबरॉय परिवार के सदस्य दंग रह गए। ठाकुर रुद्रपाल के दबदबे वाले शब्दों से इतने सदमे में थे कि वे धीरे से बुदबुदाने लगे। दुनिया की सभी चीजें भेड़ बकरियां हैं और हाथ के इशारे से उन्हें चराया जा सकता है। कितना दबदबे वाला, साला क्या रौब है। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसे अथाह ताकतवर विशेषज्ञ को अरमान आहूजा ने कुछ ही दिनों में अपना शिष्य बना लिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अरमान आहूजा की ताकत उससे भी कहीं ऊपर थी? ये सोचकर हर कोई अचरज से भर गया। मायरा सिंघानिया, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, अपने आदमी के लिए गर्व और खुशी से भरी हुई थी। तभी अपनी कमर से एक लंबा कोड़ा लटकाए एक फुर्तीला बूढ़ा आदमी दरवाजे से अंदर आया। अंदर आते ही उसने तपस्वी त्रिवेदी के पीछे छिपे आर्यन मल्होत्रा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम जैसा कचरा बकवास कर रहा है तो मैं अपना कोड़ा चलाने की जहमत भी नहीं उठाता। वरना अगर मेरा महाचरवाहा कोड़ा गंदा हो जाता तो मुझे बहुत देर तक घिन आती। ये कहने के बाद ठाकुर रुद्रपाल ने तपस्वी त्रिवेदी से कहा, तुम काफी अच्छे हो जो मेरे एक कोड़े का वार सह गए। तपस्वी त्रिवेदी ने अभी भी आंखें बंद रखी थीं, जवाब में हाथ जोड़े और ठाकुर रुद्रपाल की तरफ सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोले। आर्यन मल्होत्रा ने हालांकि तपस्वी त्रिवेदी पर दहाड़ते हुए कहा, तपस्वी त्रिवेदी, तुम अभी कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तपस्वी त्रिवेदी ने यह सुना, अपना शरीर सीधा किया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में न खुशी थी, न गम, न चेहरे पर गुस्सा था, न नाराजगी, एकदम किसी दयालु बुद्ध की तरह। अध्याय 142, कब्र पर कोड़ा और लाश का कत्ल, चौथा कोड़ा, अवीची नर्क। सन्नाटा। ठाकुर रुद्रपाल ने एक हल्की सी चीख के साथ अपने हाथ का लंबा कोड़ा आगे बढ़ाया। कोड़े का सिरा ऐसा लग रहा था मानो उसमें जान हो। तपस्वी त्रिवेदी के बगल से घूमता हुआ वह पीछे खड़े आर्यन मल्होत्रा की तरफ लपका। ये वार पिछले वार से बिल्कुल अलग था।
अगर पिछला वार हवा से घास झुककर मवेशी दिखने जितना इत्मीनान भरा था, तो यह वार ऐसा था जैसे किंग शी हुआंग पहाड़ों को खिसका कर समुद्र पार कर रहा हो, 1 लाख बड़े पहाड़ों को पश्चिम से पूर्व की ओर धकेल रहा हो। यह इतना भयंकर था कि इसे धरती हिला देने वाला कहना गलत नहीं होगा। बस एक कोड़े के वार से पूरे वार्ड की विशाल जगह पल भर में अनगिनत खौफनाक आवाज़ों से भर गई। बिना आंखें बंद किए भी कोई भी गड़गड़ाती बिजली की आवाज़ साफ सुन सकता था, जैसे कि अंटांग नदी की विशाल लहरें एक के बाद एक लगातार उमड़ रही हों, जिनकी आवाज़ कभी न रुके। क्या यही एक परम गुरु की ताकत है? यशवंत ओबरॉय, आन्या ओबरॉय और बाकी लोग अचरज में डूबे हुए ठाकुर रुद्रपाल के उस साधारण से दिखने वाले कोड़े के वार को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। आर्यन मल्होत्रा, जो तपस्वी त्रिवेदी के पीछे खड़ा था, पहले सोच रहा था कि तपस्वी त्रिवेदी के ढाल बनने से वह सुरक्षित है, इसीलिए उसने इतनी हेकड़ी से ठाकुर रुद्रपाल को ललकारा था। लेकिन जब उसने ठाकुर रुद्रपाल का वह लापरवाही भरा वार देखा, ये जानते हुए भी कि तपस्वी त्रिवेदी उसे बचा रहे हैं, वह इतना डर गया कि कई कदम पीछे हट गया। अंत में उसका पैर फिसला और वह पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। रसायनराज त्रिवेदी ने यह देखकर जल्दी से उसे उठाया, फिर भी वह बुरी तरह सहमा हुआ लग रहा था। रसायनराज त्रिवेदी का हाथ कसकर पकड़े हुए उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। ये देखकर ओबरॉय परिवार के सदस्यों ने तिरस्कार से मुंह बनाया, बेहद नफरत और अपमान भरे अंदाज में, जिससे आर्यन मल्होत्रा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह पलटवार करने के काबिल नहीं था। दूसरी तरफ कोड़े को तेजी से आते देख तपस्वी त्रिवेदी ने उसे रोकने के लिए अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने बस अपने जुड़े हुए हाथों को अलग किया और एक हथेली को सीधे कोड़े के रास्ते में रख दिया। ये देखकर ठाकुर रुद्रपाल ने ठंडी आह भरी और कहा, बस मौत को बुलावा दे रहा है। यहाँ तक कि ओबरॉय परिवार के सदस्य और रसायनराज त्रिवेदी, जिन्होंने ठाकुर रुद्रपाल को पहले कभी हमला करते नहीं देखा था, जानते थे कि अगर यह कोड़ा लगा तो सबसे कठोर चट्टान में भी पल भर में बड़ा छेद हो जाएगा। तपस्वी त्रिवेदी का इतना अति आत्मविश्वास, यह मौत को बुलावा देने के अलावा और क्या हो सकता था? आखिरकार वह अभी बहुत छोटा है। रसायनराज त्रिवेदी ने मन ही मनाह भरी। भले ही वह जानते थे कि तपस्वी त्रिवेदी के पास पर्याप्त ताकत है, फिर भी ठाकुर रुद्रपाल का सामना करते हुए वह थोड़े चिंतित थे। हालांकि एक तेज झनकार की आवाज गूंजी। कोड़े का सिरा तपस्वी त्रिवेदी की हथेली से टकराने के बाद तेजी से वापस आ गया, जैसे आग की लपट ने बर्फ को छू लिया हो, और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। अविनाशी वज्रकाया। सिर्फ ठाकुर रुद्रपाल ही नहीं, बल्कि यशवंत ओबरॉय, रसायनराज त्रिवेदी और बाकी सब भी घबराकर चिल्ला पड़े। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह नौजवान, जो ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, वास्तव में एक दोहरा परमगुरु था, जो आंतरिक और बाह्य दोनों विद्याओं की साधना कर रहा था। खास तौर पर ओबरॉय परिवार के सदस्यों को जब उन्होंने तपस्वी त्रिवेदी को देखा तो उन्हें उसमें अरमान आहूजा की झलक दिखाई दी, क्योंकि अरमान आहूजा पहला सुपर विशेषज्ञ था जिसे उन्होंने देखा था, जो आंतरिक और बाह्य दोनों विद्याओं का अभ्यासी था। हर कोई जानता था कि इस दुनिया में किसी एक विद्या में परम गुरु के स्तर तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था, तो एक साथ आंतरिक और बाह्य कलाओं की साधना करना तो दूर की बात थी। उस तरह की मुश्किल यकीनन दोगुनी नहीं थी, बल्कि कई गुना ज्यादा थी। वे तो पहले यही सोचते थे कि इस दुनिया में केवल अरमान आहूजा ही दोहरी साधना कर सकता है, फिर भी उन्होंने इतने कम समय में किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करते देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा ये व्यक्ति दुर्वासा प्रताप सिंह का शिष्य था। दुर्वासा प्रताप सिंह सच में कितने ताकतवर थे, इसकी वे लगभग कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि यह सब सुनने में पेचीदा लगता है, लेकिन असल में ये सब पलक झपकते ही हो गया। ठाकुर रुद्रपाल ने कोड़ा घुमाया और कोड़े की दिशा बदल गई। उसने हल्के से अपनी कलाई झटकी और दूसरे हाथ से चुटकी बजाई। लंबे कोड़े का सिरा पल भर में फिर से तपस्वी त्रिवेदी की तरफ लपका, जैसे उसे दोबारा लोड किया गया हो। उसकी रफ्तार पहले से भी तेज थी। मेरा यह वार झेलो, अग्नि नाग उगलते मोती। हिस। जैसे ही लंबा कोड़ा निकला, वार्ड में हवा के चीरने की आवाज गूंज उठी। लंबा कोड़ा पल भर में एक आग के ड्रैगन में बदल गया और दहाड़ता हुआ तपस्वी त्रिवेदी की ओर झपटा। इस वार को देखकर वार्ड में मौजूद हर किसी का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही आग लग गई हो। उनकी हर सांस में एक झुलसाने वाली गर्मी आ गई थी, जिससे उनके लिए सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया था। जब तपस्वी त्रिवेदी ने इस आग के ड्रैगन को हमला करते देखा, तो वह आदमी जो पहले पहाड़ की तरह अडिग था, पहली बार एक कदम पीछे हट गया। उनके पैर क्रॉस हो गए, उनका शरीर डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और ताली बजाए और उस आग के ड्रैगन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच कसकर पकड़ने में कामयाब रहे। लेकिन वह आग का ड्रैगन बिल्कुल बेपरवाह था और अजेय गति से तपस्वी त्रिवेदी के गले की तरफ बढ़ रहा था। तपस्वी त्रिवेदी के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली और जिस पैर से वे पीछे हटे थे, वह पल भर में मार्बल के फर्श में धंस गया, लगभग 2 इंच गहरा। ये देखकर कि तपस्वी त्रिवेदी ने फिर से उसका लंबा कोड़ा रोक लिया है, ठाकुर रुद्रपाल तेजी से घूमा और तपस्वी त्रिवेदी के हाथों से लंबा कोड़ा खींच लिया।
जैसे ही लंबा कोड़ा तपस्वी त्रिवेदी की हथेलियों से रगड़ाया, उसने धातु के टकराने जैसी एक कर्कश आवाज निकाली जिससे सभी को जल्दी से अपने कान ढंकने पड़े। ठाकुर रुद्रपाल ने लंबा कोड़ा वापस लिया, उसका शरीर घूमा और हवा में उछल गया। 9 मीटर लंबा कोड़ा उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगा और एक भयंकर शक्ति जमा करने लगा। चौथा वार, अवीची नर्क। ठाकुर रुद्रपाल ने एक हल्की सी चीख निकाली और पूरे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया। उसने कोड़े का एक ही वार किया जो तुरंत 2 में फिर 4 में बदल गया। पल भर में कोड़ों की परछाइयों का आसमान बन गया। हर परछाई में रोते हुए भूतों और चीखते हुए भेड़ियों की आवाजें थीं, जिसने पल भर में तपस्वी त्रिवेदी को घेर लिया। फिर अनगिनत कोड़ों की परछाइयां तपस्वी त्रिवेदी के शरीर से इस तरह चिपक गईं जैसे हड्डी से कीड़े चिपकते हैं। चौथा वार, ये सच में चौथा वार है। ये देखकर रसायनराज त्रिवेदी तपस्वी त्रिवेदी की तरफ बुरी तरह चिल्लाए, तपस्वी त्रिवेदी जल्दी हटो। ये ठाकुर रुद्रपाल की मशहूर गुप्त विद्या का चौथा वार है। उनकी आंखों में सदमा भरा था और उनका शरीर भी हल्का हल्का कांपने लगा था। उनकी चीख में एक अथाह खौफ की भावना थी। सिर्फ वही नहीं, ओबरॉय परिवार के सदस्यों के शरीर भी बेकाबू होकर कांप रहे थे। भले ही वे जानते थे कि यह वार उन पर नहीं था, लेकिन वे डरावनी चीखें बार बार उनकी आत्मा पर वार कर रही थीं, जिससे उनके अंदर एक अजय डर पैदा हो रहा था। क्या यही वह तकनीक का नाम है जिसका जिक्र द्रोणाचार्य राठौर ने अपने डेब्यू के समय किया था, जिसे एक परम गुरु भी नहीं सह सकता? यशवंत ओबरॉय की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने कोड़ों की परछाइयों के उस काले बादल को देखा जिसने तपस्वी त्रिवेदी को पूरी तरह निगल लिया था। उनके होंठ हल्के से कांप रहे थे और दिल की गहराई से खौफ की एक चीख निकल गई। द्रोणाचार्य राठौर, उस समय तुमने दावा किया था कि मैं इस जन्म में कभी तकनीक का नाम का चौथा वार नहीं कर पाऊंगा। आज मैं इस साधु का कत्ल करके दुनिया को बता दूंगा कि चाहे ये दुनिया कितनी भी विशाल क्यों न हो, मेरा कोड़ा, ठाकुर रुद्रपाल का कोड़ा, इसे चरा सकता है। लो इसे। ये सुनकर रसायनराज त्रिवेदी ने आह भरी और असहनीय दया से अपनी आंखें बंद कर लीं। भले ही वह आगे बढ़कर मदद करना चाहते थे, लेकिन इस अवीची नर्क के आगे वह बेबस थे और सिर्फ लाचारी से तपस्वी त्रिवेदी की आत्मा को निगलते, उनकी हड्डियों को पिघलते और उन्हें हमेशा के लिए खोते हुए देख सकते थे। हालांकि ठाकुर रुद्रपाल ने हैरानी से कहा, हैं। तुरंत बाद उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वार्ड का तापमान अचानक बढ़ गया, जिससे सभी को ताजगी महसूस होने लगी, जैसे सर्दियों की बर्फ पिघल रही हो या बसंत की हल्की बारिश हो रही हो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि वह काला बादल पूरी तरह गायब हो गया था और तपस्वी त्रिवेदी की आकृति धीरे धीरे दिखने लगी। वे अपने हाथ जोड़े खड़े थे, सिर झुकाए हुए और धीरे से पुकार रहे थे, अमिताभ। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, उनके शरीर की त्वचा साफ तौर पर सुनहरी हो गई। अध्याय 143, जब करुणा तुम्हें नहीं बचाएगी तो मैं बचाऊंगा। अमिताभ की गूंज के साथ तपस्वी त्रिवेदी का शरीर सोने की रोशनी की एक परत से ढका हुआ लग रहा था, जिसने पल भर में वार्ड के सभी मनहूस और भयानक छोटे मोटे राक्षसों को भगा दिया। ठाकुर रुद्रपाल का लंबा कोड़ा तुरंत दिखने लगा। वह तपस्वी त्रिवेदी के गंजे सिर पर पड़ा। कोड़े का कोई निशान नहीं छूटा, लेकिन उसने तपस्वी त्रिवेदी के शरीर को जमीन में 3 इंच नीचे तक धंसा दिया। स्वर्ण बोधिसत्व काया। ठाकुर रुद्रपाल, रसायनराज त्रिवेदी और यशवंत ओबरॉय एक साथ चिल्ला उठे, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। स्वर्ण बोधिसत्व काया जैसी विद्या इस दुनिया में कैसे हो सकती है? ठाकुर रुद्रपाल ने अपना कोड़ा पीछे खींचा। उसके चेहरे का सदमा उस घबराहट से कम नहीं था जब वह अरमान आहूजा से हारा था। सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि रसायनराज त्रिवेदी और यशवंत ओबरॉय ने भी अपनी आंखें फाड़ लीं। जो कुछ उनके सामने हो रहा था उस पर उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। दोनों बूढ़े आदमी लगातार धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, नामुमकिन, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। आन्या ओबरॉय और बाकी लोगों ने इस स्वर्ण बोधिसत्व काया के बारे में कभी नहीं सुना था। ये देखकर कि न तो तपस्वी त्रिवेदी और न ही ठाकुर रुद्रपाल आगे लड़ने के मूड में थे, आन्या ओबरॉय ने यशवंत ओबरॉय से पूछा, दादाजी, ये स्वर्ण बोधिसत्व काया क्या है? यशवंत ओबरॉय अपने सामने की हर चीज से पहले ही पूरी तरह से दंग थे। आन्या ओबरॉय की आवाज सुनकर आखिरकार उन्हें होश आया। उन्होंने आन्या ओबरॉय की तरफ देखा जैसे कुछ सोच रहे हों, और एक पल बाद उन्होंने पूरी तरह सदमे भरे चेहरे के साथ उससे पलटकर सवाल किया, आन्या, क्या तुम्हें पता है कि बाह्य बल का स्तर कैसे बनता हुआ है? आन्या ओबरॉय ने यह सुनकर सिर हिलाया और जवाब दिया, वे प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, अंतिम स्तर और चरम हैं, जो क्रमशः ताम्र त्वचा स्तर, लौह अस्थि स्तर, वज्र स्तर और वज्रकाया महागुरु से मेल खाते हैं। यशवंत ओबरॉय ने सिर हिलाया और कहा, सब जानते हैं कि जब बाह्य बल को चरम तक साधा जाता है तो उसे वज्रकाया महागुरु कहा जा सकता है। लेकिन मार्शल दुनिया में अफवाहें थीं कि पश्चिमी तिब्बत में एक अलौकिक जीवित बुद्ध हैं जो साधना को चरम पर ले जाने के बाद वज्रकाया महागुरु के स्तर को पार करके स्वर्ण बोधिसत्व काया
हासिल कर सकते हैं, जिस पर पानी और आग का कोई असर नहीं होता, जो तलवारों और भालों से अभेद्य है, मृत्यु में भी नष्ट नहीं होती और 10,000 पीढ़ियों तक अमर रहती है। यशवंत ओबरॉय के शब्द सुनकर देविका ओबरॉय, आचार्य विद्युत और बाकी लोगों के पहले से ही हैरान चेहरे पल भर में स्तब्ध हो गए, जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे नामुमकिन चीज सुन ली हो। दादाजी, क्या ये तपस्वी त्रिवेदी? आन्या ओबरॉय का मुंह खुला का खुला रह गया, अपनी बात पूरी करने से भी डर लग रहा था। वह पहले सिर्फ एक आम लड़की थी जो ओबरॉय परिवार के मुक्केबाजी के तौर तरीके सीख रही थी, लेकिन जिस दिन से वह अरमान आहूजा से मिली, उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में तरह तरह के हैरान करने वाले जीनियस और एक प्राचीन मार्शल आर्ट दुनिया भी है। वह पहले सोचती थी कि वज्रकाया महागुरु इस दुनिया में बाह्य बल की आखिरी सीमा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसके ऊपर भी स्वर्ण बोधिसत्व काया होती है। यह उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था, जिससे उसे लगने लगा कि उसका दिमाग ये सब समझने के लिए काफ़ी नहीं है। चूंकि 1 करोड़ में से कोई एक ही वज्रकाया महागुरु बन सकता था, तो क्या स्वर्ण बोधिसत्व काया हासिल करना आसमान में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा? यशवंत ओबरॉय ने आन्या ओबरॉय की बात सुनी, सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब लगता है कि अफवाह सच है। स्वर्ण बोधिसत्व काया स्तर सच में इस दुनिया में है। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। ठाकुर रुद्रपाल ने भी गंभीर चेहरे के साथ धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, तपस्वी त्रिवेदी, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो तुम पहले ही बोधिसत्व स्तर में कदम रख चुके हो और स्वर्ण बोधिसत्व काया हासिल कर ली है। सभी की हैरान सूरत देखकर आर्यन मल्होत्रा जोर जोर से हंसने लगा, जैसे तपस्वी त्रिवेदी की कामयाबी उसी की हो। उसने वार्ड में मौजूद लोगों पर नजर डाली और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगा। मेरे नाना 60 सालों से भारत के नंबर 1 पद पर काबिज हैं। उनका बनाया हुआ शिष्य मामूली काबिलियत वाला कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, तपस्वी त्रिवेदी जन्म से ही स्वर्ण बोधिसत्व काया वाले हैं, इसीलिए मेरे नाना ने उन्हें तपस्वी त्रिवेदी नाम दिया है। अगर तुम लोग अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मैं खुश होकर तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच लूं, वरना तुम सब भाड़ में जाओ। हिस सभी ने लंबी सांस खींची। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में जन्म से स्वर्ण बोधिसत्व काया जैसी कोई चीज भी हो सकती है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जब दूसरे लोग खून पसीना एक करके साधना करते हैं तो उसे सिर्फ अच्छा खाना और सोना पड़ता है, और वह उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां दूसरे लोग एक जन्म में तो क्या 10 जन्मों में भी नहीं पहुंच सकते। साला, ये तो सरासर नाइंसाफी है। सिर्फ ठाकुर रुद्रपाल ने गुस्से में ठंडी आह भरी और फिर गाली देते हुए कहा, कमीने साले, देख मैं अपने कोड़े से तेरा मुंह कैसे फाड़ता हूं। गाली देने के बाद उसने हल्के से अपना कोड़ा घुमाया, जिसमें परमगुरु की ताकत का कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी लंबा कोड़ा पल भर में आर्यन मल्होत्रा के चेहरे पर जोर से लगा। एक गहरा खूनी निशान छोड़ गया और यहाँ तक कि उसका एक दांत भी टूट गया, जिससे वह दर्द से कराहता हुआ तपस्वी त्रिवेदी की पीठ की तरफ चिल्लाया। तपस्वी त्रिवेदी, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे लिए वह कोड़ा रोकना है? उफ साला, बहुत दर्द हो रहा है। मैं देखूंगा कि बाद में तुम मेरे नाना को इसका क्या जवाब दोगे। तपस्वी त्रिवेदी ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो, बस हल्का सा सिर हिलाकर खुद से बुदबुदाए, मैं तपस्वी त्रिवेदी जो भी करता हूँ वह स्वाभाविक रूप से अपने गुरु के आदेश के अनुसार करता हूँ। मुझे उसे जवाब क्यों देना चाहिए? आर्यन मल्होत्रा गुस्से में दहाड़ा, मेरे नाना ने तुम्हें मेरी हिफाजत करने को कहा था। क्या तुमने अभी वह कोड़ा नहीं देखा? क्या तुम अंधे हो? तपस्वी त्रिवेदी पीछे नहीं घूमे या पलट कर नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ जोड़े और हल्के से कहा, छोटे मल्होत्रा को अब तक मुझे जान लेना चाहिए। मैं हमेशा देखकर भी अनदेखा करना चुनता हूँ। इसके अलावा वह सिर्फ एक साधारण कोड़े का वार था। अगर तुम इस कोड़े से भी नहीं बच सकते तो मुझे बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गुरु को शर्मिंदा कर दूं। तुम ठीक है, बहुत ठीक है तपस्वी त्रिवेदी, तुम बहुत ठीक हो, आर्यन मल्होत्रा ने जहर उगलते हुए कहा। तपस्वी त्रिवेदी ने अभी भी अपने हाथ जोड़े रखे और धीरे से कहा, अच्छा या बुरा न देखना स्वाभाविक रूप से बेहतरीन है। हर कोई पूरी तरह से हैरान था कि तपस्वी त्रिवेदी, जो आर्यन मल्होत्रा की हिफाजत कर रहे थे, इस पल उसके खिलाफ हो जाएंगे। न केवल उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहे बल्कि अनबन भी पैदा कर दी। पल भर के लिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह तपस्वी त्रिवेदी नेक था या बुरा। लगता है कि यह तपस्वी त्रिवेदी भी ऐसा इंसान है जिसका स्वभाव आसमान से भी ऊंचा है, जो आम लोगों से लड़ना नहीं चाहता और सिर्फ उन्हीं वारों का सामना करता है जिनमें आंतरिक बल हो। यशवंत ओबरॉय आखिरकार ओबरॉय परिवार के बुजुर्ग थे और उन्होंने तुरंत तपस्वी त्रिवेदी के स्वभाव को समझ लिया। ये सुनकर सभी को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। यशवंत ओबरॉय के पास सच में मशाल जैसी तेज नजरों वाली अक्ल है। ये बेहतरीन है। ये कहकर तपस्वी त्रिवेदी ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने जुड़े हुए हाथों से एक हथेली को धीरे से आगे की ओर धकेला और फिर हल्के से अमिताभ का जाप करते हुए कहा,
तुमने मुझे कोड़े से मारा तो मैं इसके बदले में हथेली से वार करूंगा। उनका वार बेहद हल्का लग रहा था, बिल्कुल किसी दयालु बुजुर्ग की तरह जो किसी छोटे के शरीर से धूल झाड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा हो। फिर भी जैसे ही उन्होंने वह हथेली मारी, भले ही उनका हाथ ठाकुर रुद्रपाल से अभी भी 2 मीटर दूर था, ठाकुर रुद्रपाल, जिसका कोड़ा परमगुरु को मार सकता था, बिना किसी बचाव के पीछे की तरफ उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती किसी पहाड़ से टकरा गई हो। उसने मुंह भर खून थूका, उसका पूरा शरीर तेज हवा में टूटी टहनी की तरह लग रहा था। वार्ड से बाहर उड़ता हुआ तेज आवाज के साथ सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता था। ठाकुर रुद्रपाल सच में हार गया। वार्ड में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। रसायनराज त्रिवेदी, जो तपस्वी त्रिवेदी के साथ थे, सबसे पहले होश में आए और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, ये तपस्वी त्रिवेदी, ये कौन सा वार है? उनके लहजे में हैरानी साफ छलक रही थी, इतनी कि कोई बहरा भी सुन ले। तपस्वी त्रिवेदी पीछे नहीं मुड़े, बस धीरे से जवाब दिया, अगर नर्क खाली नहीं है तो मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। जब सभी जीवों को पार लगा दिया जाएगा तभी मुझे ज्ञान मिलेगा। ये करुणा पार है। आर्यन मल्होत्रा को आखिरकार होश आ ही गया। ये देखकर कि तपस्वी त्रिवेदी जीत गए हैं, वह तुरंत जोर जोर से हंसने लगा। हा, तपस्वी त्रिवेदी, बहुत खूब। मेरे नाना का शिष्य कहलाने के लायक हो। यशवंत ओबरॉय, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मरने तक चैन से नहीं बैठोगे? आओ, मुझे मारो। मैं देखना चाहता हूं कि अब मायरा सिंघानिया के कपड़े उतारने से मुझे और कौन रोक सकता है। ठीक उसी पल दूर से एक आवाज आई जो पूरे शिवगढ़ में गूंज उठी, चून की करुणा तुम्हें पार नहीं लगाएगी तो मैं लगाऊंगा। अध्याय 144। उसकी मुस्कान भले ही हल्की थी लेकिन मीठी थी। वह आवाज जैसे 9वें आसमान से आई हो, हजारों मील का सफर तय करके हवा में तैरती हुई आर्यन मल्होत्रा और दूसरों के कानों में फट पड़ी, जिससे उनके सिर चकरा गए। लेकिन मायरा सिंघानिया और बाकी लोगों को लगा जैसे वे बसंत की हवा में नहा गए हों, ताजगी और खुशी से भरे हुए। आर्यन मल्होत्रा से ज्यादा इस आवाज को कोई नहीं जानता था। ये वही आवाज थी जिसने बार बार उससे पूछा था कि मायरा सिंघानिया कौन है, और हालांकि इसने सिर्फ 3 बार पूछा था, लेकिन इसने उसकी पूरी जिंदगी के लिए उस पर एक कभी न मिटने वाला खौफ छोड़ दिया था। यहाँ आने से पहले भले ही वह अरमान आहूजा का दोबारा सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने अरमान आहूजा की आवाज सुनी तो वह अनजाने में धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा, अपना सिर पकड़ लिया। उसे डर था कि अरमान आहूजा उस पर एक और अमर थप्पड़ जड़ देगा। जैसे ही आर्यन मल्होत्रा घुटनों के बल गिरा, तपस्वी त्रिवेदी, जो शुरू से भावहीन थे, अचानक सदमे से पीले पड़ गए। वो जो पहाड़ की तरह अडिग रहने वाले थे, उन्होंने अपना बायां पैर जमीन पर जोर से पटका और उनका पूरा शरीर एक सुनहरे विशाल कड़ाहे की तरह तेजी से आर्यन मल्होत्रा के पीछे घूम गया। उन्होंने अपने हाथ फैलाए, एक लंबी सांस ली और उनकी छाती पल भर में गुब्बारे की तरह फूल गई। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़े, छाती की हवा को अपनी पीठ की तरफ धकेलते हुए, जिससे वे जो सीधे खड़े थे तुरंत एक कुबड़े में बदल गए। छाती अंदर की तरफ और पीठ उठी हुई, अपना सिर नीचे किया और जोर से चिल्लाए, झा क्लैंग। लगभग उसी समय वार्ड में एक मंदिर में घंटी बजाने वाले साधु जैसी एक विशाल आवाज गूंज उठी, जो कान सुन्न कर देने वाली और देर तक रहने वाली थी। थू। तपस्वी त्रिवेदी, जो आर्यन मल्होत्रा के पीछे खड़े थे, झींगे की तरह मुड़कर जमीन पर घुटने टेके आर्यन मल्होत्रा को बचा रहे थे। उस घंटी जैसी आवाज के बाद उन्होंने लगभग तुरंत मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया, जो आर्यन मल्होत्रा की पीठ और उसके सिर के पिछले हिस्से पर छलक गया। मायरा सिंघानिया के बिस्तर की रखवाली कर रहे ओबरॉय परिवार के सदस्यों ने साफ साफ देखा कि तपस्वी त्रिवेदी की चिकनी जैद जैसी सुनहरी पीठ पर हवा में से एक हथेली का निशान उभर आया, जो उनकी स्वर्ण बोधिसत्व काया में 1 इंच गहरा धंस गया। यह एक दिल दहला देने वाला नज़ारा था। यशवंत ओबरॉय और बाकी लोगों की आंखें यह नज़ारा देखकर फटी की फटी रह गईं। वह स्वर्ण बोधिसत्व काया थी। उसी जगह पर लगातार मशीन गन से फायरिंग करने पर भी त्वचा पर मामूली सा निशान नहीं छूटता। यहाँ तक कि ठाकुर रुद्रपाल, एक परमगुरु, अपनी पूरी ताकत लगाकर तकनीक का नाम के चौथे कोड़े अवीची नर्क का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे जरा सी चोट नहीं पहुंचा सका। ये कहा जा सकता है कि एक बार शरीर इस स्तर तक पहुंच जाए तो वह लगभग हमेशा के लिए अविनाशी हो जाता है। वरना स्वर्ण बोधिसत्व काया को एक खौफनाक किंवदंती क्यों माना जाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीर बस बहुत ही अजीब है, उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। हालांकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ इतना असली था, जो उन्हें बार बार याद दिला रहा था कि शिवगढ़ के पूर्वी इलाके में सैकड़ों मील दूर अरमान आहूजा ने हवा में उड़ने वाली सिर्फ एक आवाज से इस स्वर्ण बोधिसत्व काया पर 1 इंच गहरा हथेली का निशान छोड़ दिया था, जिसे हमेशा के लिए अविनाशी माना जाता था। ऐसी ताकत उनकी कल्पना की हदों को पूरी तरह पार कर चुकी थी। तपस्वी त्रिवेदी ने मुंह भर ताज़ा खून थूका और बिना कुछ सोचे अपनी पीठ के फटने वाले दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया, जमीन पर घुटने टेके आर्यन मल्होत्रा को उठाया और वार्ड से बाहर निकल गए। पलक झपकते ही गायब हो गए।
रसायनराज त्रिवेदी, जो वार्ड में खड़े रह गए थे, एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए, फिर ठंडी आह भरी और उनके पीछे पीछे निकल गए। जब ठाकुर रुद्रपाल को तपस्वी त्रिवेदी के करुणापार हथेली से वार्ड के बाहर उड़ा दिया गया था, तो मायरा सिंघानिया ने पहले ही खुदकुशी के बारे में सोच लिया था। वह डरपोक या परेशानी से भागने वाली नहीं थी, इसके उलट उसकी हिम्मत और बुराई के लिए नफरत इस बात से साफ थी कि उसने सुशीला देवी को तंग करने से कालिया को अकेले रोकने की हिम्मत दिखाई थी। उसके खुदकुशी के ख्याल आने की वजह पूरी तरह से ये थी कि वह ओबरॉय परिवार के सदस्यों को फंसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह जिंदा रही तो ओबरॉय परिवार के सदस्य यकीनन अपनी बात रखेंगे और आर्यन मल्होत्रा और उसके गुट से मरते दम तक लड़ेंगे। लेकिन वह समझ गई थी कि तपस्वी त्रिवेदी असल में सही थे, उसके जैसे मरने वाले इंसान के लिए पूरे ओबरॉय परिवार को दांव पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसे मरना ही था। बस उसे अभी भी कुछ पछतावे थे। वह मरने से पहले आखिरी बार अपने बेहतरीन होते पति का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। वह उसके साथ हाथ में हाथ डालकर दोबारा घर नहीं जा पाई थी, उनके अपने घर। वह उसे अपना सबसे कीमती पहला पल नहीं दे पाई थी। लेकिन जब वह पूरी तरह नाउम्मीद थी तो वह उड़ती हुई आवाज़ आई, इतनी ताजगी देने वाली और सुहानी। ऐसा लगा जैसे उस पल सभी बुरे ख्याल मिट गए हों। उसने सोचा, शायद वह थोड़ा और इंतज़ार कर सकती है, भले ही बहुत देर हो चुकी हो। फिर भी वह अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स को पटरी पर लाने के लिए कर सकती थी। उसके लिए एक बड़ी जायदाद छोड़ सकती थी ताकि वह भविष्य में अकेला और लाचार न रहे। जैसे ही सूरज ढला, आखिरी हल्की लाल धूप अस्पताल के कमरे की खिड़की से अंदर आई, जो बिस्तर पर मायरा सिंघानिया के हल्के पीले चेहरे को रोशन कर रही थी। उसके पीलेपन में हल्की सी लाली घोल रही थी, जैसे उसमें भीगा हुआ गुलाब, नाजुक और लुभावना। उसकी धीरे धीरे अकड़ती हुई पिंडलियों से एक चुभने वाला दर्द उठ रहा था, जिसने उसके नाजुक गालों को फिक्र से भर दिया था। लेकिन उस पल उसने अपनी बाहें ढीली की, अपनी आस्तीन में अच्छी तरह छिपाई हुई चांदी की हेयरपिन को दूर रख दिया, जिसे उसने अपनी जान लेने के लिए तैयार किया था, और खिड़की के बाहर ढलते सूरज को देखा, यह महसूस करते हुए कि इस दुनिया में सब कुछ कितना खूबसूरत है। मायरा सिंघानिया ने उठकर बैठने की कोशिश की, अपने घुटनों और जांघों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। शुक्र है, उसमें अभी भी जान थी। शायद अभी भी वक्त है। अनजाने में वह मुस्कुरा दी। उसके गालों की लाली और भी ज्यादा साफ दिखने लगी, जैसे ढलते सूरज की वह झलक उसके चेहरे पर ही ठहर गई हो। और उसकी मुस्कान भले ही हल्की थी, लेकिन बहुत मीठी थी। कालनाग बेस की गहराई में, विशाल कांसे के दरवाजे के पीछे, वर्जित भूमि में, अरमान आहूजा नाग के सिर पर पालथी मारकर बैठे थे और धीरे धीरे अपने उस आराम से मारे गए हथेली के वार को वापस खींच रहे थे। उन्हें अपनी हथेली में बस एक हल्की सी झुनझुनी महसूस हुई, जैसे उन्होंने किसी अविनाशी पहाड़ पर वार किया हो। मायरा सिंघानिया की हालत को भांपने की वजह यह थी कि ठाकुर रुद्रपाल के पास अभी भी वह कालभैरव सेनापति का टोकन था जो उन्होंने उसे दिया था। उन्होंने एक बार कालभैरव सेनापति टोकन की जांच करने के लिए अपनी सत्य प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जिसमें सत्य प्राण ऊर्जा की एक झलक छूट गई थी। जब ठाकुर रुद्रपाल बुरी तरह घायल हुआ तो उन्हें इसका एहसास हो गया, इसीलिए उन्होंने वह उड़ती हुई आवाज़ निकाली थी। उन्होंने तो पहले यही सोचा था कि वह आर्यन मल्होत्रा को एक हथेली से मार सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तपस्वी त्रिवेदी उसे रोक लेंगे। अगर मुझे पता होता कि यह स्वर्ण बोधिसत्व काया इतनी अविनाशी है तो मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए था, तब वह बच नहीं पाता। कोई बात नहीं, एक बार जब मैं इस एकांत साधना से बाहर आऊंगा तो मैं एक एक करके उन्हें मार दूंगा। अगर दूसरों को पता होता कि अविनाशी स्वर्ण बोधिसत्व काया उनकी नज़रों में महज थोड़ा और जोर लगाने का मामला था, तो शायद वे इतने गुस्से में आ जाते कि खून थूक देते, है ना? ये सोचकर अरमान आहूजा ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और साधना जारी रखी। उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि शायद इस बार वह सच में मूल स्थापना स्तर मध्य को पार कर जाएंगे और सीधे मूल स्थापना स्तर अंतिम में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि खुद अरमान आहूजा को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके नीचे मौजूद विशाल नाग में हल्के हल्के बदलाव हो रहे थे। अध्याय 145, सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में ओबरॉय है। ओबरॉय परिवार की लाडली होने के नाते सिया ओबरॉय की हिफाजत के लिए आमतौर पर बॉडीगार्ड होते थे, लेकिन हाल ही में परिवार की कुछ वजहों से उसके आसपास के बॉडीगार्ड्स को कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। इसके अलावा उसने सना मेहरा और बाकी लोगों को मुसीबत खड़ी करते नहीं देखा था, ये सोचकर कि यह मामला अब खत्म हो गया होगा। आखिरकार उसने टिकटॉक पर जो वीडियो डाला था वह वायरल हो गया था। कुछ ही घंटों में 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बन गए थे। फॉलोअर्स बढ़ने की इस रफ्तार ने सना मेहरा और उसके गुट को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था, और यह आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ रहा था, धीरे धीरे 10 लाख का आंकड़ा पार करने का रुख दिखा रहा था। तब उसे तंग करने की उनकी योजना पूरी तरह धरी की धरी रह जाती। इन्हीं सब बातों की वजह से सिया ओबरॉय खुद इस मामले को लगभग भूल ही गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। सिया ओबरॉय, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि हम होंगे, है ना?
सना मेहरा भड़कीले कपड़े पहने हुए थी, उसका चेहरा लाली और पाउडर से पुता हुआ था, जिसमें खूबसूरती का नामो निशान नहीं था, बल्कि दुनियादारी की एक अजीब सी झलक थी। जब सिया ओबरॉय ने उन्हें देखा तो वह भागने के लिए पलटी, लेकिन तारा कपूर और बाकी लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। सना मेहरा, मैं शर्त जीत गई, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सिया ओबरॉय ने डरते हुए पूछा। तुम जीत गईं? किसने कहा कि तुम जीत गईं? तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तुमने अपने फॉलोअर्स खरीदे हैं? सना मेहरा ने तंज कसते हुए उस पर झूठा इल्जाम लगाया। दरअसल उसने शुरू में सोचा था कि सिया ओबरॉय ने फॉलोअर्स खरीदे हैं, लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसने उसका अकाउंट बैन होने की कोई खबर नहीं सुनी। इसके बजाय उसने देखा कि उसका अकाउंट 2 लाख फॉलोअर्स से बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गया है। इस भारी फर्क ने सना मेहरा को गुस्से से लगभग खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। वह सिया ओबरॉय को बुरी तरह बेइज्जत करने का कोई बहाना ढूंढने की तैयारी कर रही थी, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ऑनलाइन डालने की योजना थी, ताकि गिरे हुए ओबरॉय परिवार को और भी नीचा दिखाया जा सके। आखिरकार आज का ओबरॉय परिवार अब पहले जैसा ओबरॉय परिवार नहीं रहा था। इसके अलावा छोटा गोयनका ध्रुव गोयनका, जिसे वह पसंद करती थी, बिना कुछ बताए किसी अनजानी वजह से अचानक गायब हो गया था। असल में वह अरमान आहूजा के हाथों मारा गया था, लेकिन ये खबर बहुत अच्छी तरह दबा दी गई थी। इस बात ने उसे बहुत दुखी कर दिया था और उसने अंततः इन सभी बुरी भावनाओं का गुस्सा सिया ओबरॉय पर निकाल दिया। हालांकि तारा कपूर और बाकी लोगों ने सना मेहरा को फिलहाल शांत रहने की सलाह दी। उनकी वजह यह थी कि चूंकि सिया ओबरॉय गुरु आहूजा को रासायनिक क्रिया करते हुए फिल्मा पाई थी, तो इसका मतलब था कि ओबरॉय परिवार और गुरु आहूजा के बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता है। उस समय पूरा शिवगढ़ गुरु आहूजा को ढूंढ रहा था और उनकी शोहरत इतनी ज्यादा थी कि उनसे सीधा पंगा लेना ठीक नहीं था। सना मेहरा ने उनकी सलाह मान ली, इसीलिए उसने हाल ही में सिया ओबरॉय को परेशान नहीं किया था। ये सब गुरु आहूजा की असली हैसियत पता लगाने के लिए किया गया था। आज उसके कदम उठाने की हिम्मत करने की वजह यह थी कि अब उनकी जान पहचान वालों में अफवाहें फैल रही थीं कि गुरु आहूजा, जो कुछ समय पहले इतने मशहूर थे और पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा था, दुर्वासा प्रताप सिंह की चुनौती से डरकर कहीं छिप गए हैं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे कि वह अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये खबर सुनकर सना मेहरा, जिसके मन में सिया ओबरॉय के लिए गहरी नफरत थी, तुरंत खुद को रोक नहीं पाए। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सिया ओबरॉय को इस सुनसान जगह पर घेर लिया। ये सुनकर सिया ओबरॉय तुरंत समझ गई कि सना मेहरा जानबूझकर मुसीबत मोल ले रही है, इसलिए उसने ठंडी आह भरी और कहा, किसी पर इल्जाम लगाने के लिए बहाने तो ढूंढे ही जा सकते हैं। हाँ, एकदम सही, हम ये जानबूझकर कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि छोटा गोयनका अचानक क्यों गायब हो गए। कहा जाता है कि इसका ताल्लुक उस कमीने गुरु आहूजा से है। मैं उस गुरु आहूजा को तो छू नहीं सकती, लेकिन क्या मैं तुम्हें नहीं छू सकती? सना मेहरा ने हंसते हुए कहा, जिसमें उसकी कामयाबी की साजिश की झलक थी। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं छुआ क्योंकि मुझे तुम्हारे और उस गुरु आहूजा के रिश्ते की फिक्र थी। अब जब दिग्गज दुर्वासा प्रताप सिंह ने शिवगढ़ की कमान संभाल ली है, तो वह कमीना गुरु आहूजा कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा। अगर वह सामने आने की हिम्मत करता भी है, तो दुर्वासा प्रताप सिंह उसे पल भर में मार देंगे। इस बात पर सना मेहरा अचानक पागल सी हो गई। सिया ओबरॉय की नाक पर उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाई, तुम्हारा ओबरॉय परिवार खत्म होने वाला है और उस गुरु आहूजा का कहीं अता पता नहीं है। सिया ओबरॉय, आज मैं तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी, हमला करो इस पर। ये सुनकर तारा कपूर और बाकी लोग तुरंत आगे बढ़े, सिया ओबरॉय पर झपटते हुए। सिया ओबरॉय कुदरती तौर पर खूबसूरत थी और जब वह सड़क पर चलती थी तो लोग पलटकर उसे 100% देखते थे। यहाँ तक कि सना मेहरा और उसके गुंडे भी उसे जलन और ईर्ष्या से देखते थे। नहीं नहीं तारा कपूर, मैं तुमसे मिन्नतें करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। सिया ओबरॉय बेबस थी। हालांकि उसने कुछ दिनों तक माउंटेन मिस्ट पैक्ट का अभ्यास किया था, लेकिन माउंटेन मिस्ट पैक्ट में रातों रात महारत हासिल नहीं की जा सकती थी। वह जमीन पर दुबक कर बैठ गई, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक उसने सिर्फ तारा कपूर से मिन्नतें की और सना मेहरा से एक शब्द भी नहीं कहा। ये सुनकर तारा कपूर हिचकिचाए। वह शुरुआत में ये सब करने के हक में नहीं थी, लेकिन सना मेहरा की धौंस की वजह से वह मजबूर थी। उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके परिवार का बिजनेस अभी भी मेहरा परिवार के सौदों और मेहरबानी पर टिका था। ये कहावत, जब किसी की छत के नीचे हो तो सिर झुकाना ही पड़ता है, इस हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। इसलिए सना मेहरा ने बस ठंडे स्वर में तारा कपूर को पुकारा और तारा कपूर ने तुरंत सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और सिया ओबरॉय को तंग करने वाले गुंडों की फौज में शामिल हो गई। उसके तरीके बेरहम थे और अब वह झिझक नहीं रही थी। ये देखकर कि सिया ओबरॉय का कोई सहारा नहीं है और मांगने के लिए कुछ नहीं बचा है, उसने मन ही मन सोचा कि वह ओबरॉय परिवार की नाक नहीं कटवा सकती, और तभी उसे सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया।
इसलिए अपना दिल पत्थर करके वह अचानक खड़ी हुई और अपना सिर उसमें दे मारने वाली थी। वह झुकने से बेहतर मरना पसंद करेगी। और उसी पल किसी ने उसे अचानक गले लगा लिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक सादे कपड़े पहने हुई लड़की दिखाई दी जो किसी गांव की लग रही थी। उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वह इस लड़की को नहीं जानती थी और ये लड़की उसे नहीं जानती थी, लेकिन इस लड़की ने फिर भी अपने दिल की सुनकर मदद करने का फैसला किया, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसकी मां की जान बचाने वाली को ओबरॉय नाम के लोगों के एक समूह ने बचाया था। ये लड़की एक अकेली मां के परिवार से थी और उसकी मां सुशीला देवी थी और वह काव्या थी। दीदी डरो मत, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, काव्या ने पक्के इरादे के साथ कहा। हालांकि ऐसा करने से उसे नुकसान हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने बहादुरी से काम लेने का फैसला किया। इसके अलावा वह बस चुपचाप खड़े होकर सिया ओबरॉय को अपनी जान लेते हुए नहीं देख सकती थी। किसी की जान बचाने के लिए चाहे उसे बाद में कितनी भी चोट क्यों न लगे, वह पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सना मेहरा आज खून की प्यासी हो रही थी। वह जानती थी कि अगर आज वह चूक गई तो ऐसा मौका दोबारा मिलना मुश्किल होगा। इसलिए सना मेहरा यह मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देगी और उसने गुस्से में काव्या से कहा, कमीनी, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो और अपनी हैसियत समझो। ये हम अमीर परिवारों के बीच की दुश्मनी है। क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारे जैसी गंवार लड़की दखल दे सकती है? क्या तुम्हें अपना घर बर्बाद होने का डर नहीं है? अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। सच कहूँ तो पहले काव्या सच में डर जाती और कोई ऐसी मुसीबत खड़ी करने से घबराती जो उसकी मेहनती माँ पर बोझ बन जाए। हालांकि वह जानती थी कि अगर वह आज कुछ नहीं करेगी तो वह पूरी जिंदगी पछताएगी और उसकी अंतरात्मा हमेशा उसे कचोटती रहेगी। इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया, सिया ओबरॉय को अपने पीछे छिपा लिया और एक कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मेरा परिवार हमेशा से गरीब रहा है, लेकिन हमने हमेशा ईमानदारी और दूसरों के साथ भलाई की है। कुछ दिन पहले मेरी माँ को उनकी नाइट शिफ्ट के बाद कुछ गुंडों ने पीटा और उनकी टांग तोड़ दी। वो मायरा दीदी थीं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी माँ को उन गुंडों से बचाया था। बाद में इन मायरा दीदी की जिंदगी तुम्हारे तथाकथित दुर्वासा प्रताप सिंह की कमल उंगली की वजह से गिनती के दिनों की रह गई। वो ओबरॉय नाम वाले कुछ दादा, चाचा और बहनें थे जो मायरा दीदी के अस्पताल के बिस्तर के पास खड़े रहे, उनकी आखिरी इज्जत की हिफाजत करते हुए मरते दम तक लड़ते रहे। यह अफसोस की बात है कि मैं उस वक्त वहां नहीं थी और अपनी माँ की जान बचाने का एहसान नहीं चुका सकी। आज मैं और ये दीदी कभी नहीं मिले हैं। मुझे नहीं पता कि वह अमीर है या गरीब। तुम मुझसे पूछती हो कि क्या मुझे अपना घर बर्बाद होने का डर है। सच कहूँ तो मुझे डर लगता है, सच में बहुत डर लगता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में ओबरॉय है। इस बात पर काव्या धीरे से नीचे झुकी, जमीन से एक पत्थर उठाया, उसे अपनी मुट्ठी में कसा, सीधी खड़ी हुई और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आज मैं काव्या इसकी इज्जत की पूरी हिफाजत करूंगी और तुम जैसे गुंडों और गिरे हुए लोगों के साथ मेरी आर पार की लड़ाई होगी। अध्याय 146। उसे पैसे नहीं बल्कि आत्मसम्मान चाहिए था। काव्या ने ये सारी घटनाएं बहुत शांति से सुनाई। उसकी भावनाएं इतनी स्थिर थी जैसे वह अपने खुद के मामलों के बारे में नहीं बल्कि किसी मामूली सी सुनी सुनाई बात के बारे में बता रही हो। लेकिन जब वह उस पत्थर को कसकर पकड़े हुए सीधी खड़ी हुई तो उसका पूरा हाव भाव बदलता हुआ महसूस हुआ। पहले जो काव्या डरपोक हुआ करती थी, उस एक पल में ऐसा लगा जैसे उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया हो। और ऐसा लगा कि इस पल में उसे आखिरकार समझ आ गया कि उस बड़ी बहन मायरा सिंघानिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस अनजान गली में आगे बढ़कर किसी बिल्कुल अजनबी की जान क्यों बचाई थी। हाँ, ये सच था कि वह और सिया ओबरॉय पहले कभी नहीं मिले थे और न ही उसे यह पता था कि सिया ओबरॉय किसी अमीर परिवार से है, लेकिन उसे पता था कि उसे यह करना ही होगा, वरना वह मायरा सिंघानिया की प्रशंसक कहलाने के लायक नहीं होगी। शायद यही एक सच्चे आदर्श की ताकत होती है, खुद से बेहतरीन की उम्मीद करना, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करना और अपने आदर्श के गुणों से प्रेरित होना। इसलिए जब सना मेहरा, तारा कपूर और बाकी लोगों ने इस वक्त काव्या को देखा तो उन्हें असल में उसके सामने झुकने का एहसास हुआ। हालांकि बचपन से ही उनके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा गया था, उसने उनसे कहा कि इतने साधारण परिवार से आने वाले इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, एक इंसान की जान ही तो है, उसकी कब्र तो पैसों से भी भरी जा सकती है। इसलिए सना मेहरा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अपनी औकात भूल रही हो गंवार कहीं की। मैं भी देखती हूँ कि तुम हम जैसी अमीर लड़कियों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करती हो। अगर तुमने हमारे एक बाल को भी छुआ तो मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में सड़ा दूंगी ताकि तुम इस जन्म में कभी आज़ादी की शक्ल न देख सको। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने देखा कि काव्या बिना किसी बेचैनी या झिझक के बेहद स्थिर कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। इस दुनिया में सबसे भयानक इंसान कौन होता है?
वो नहीं जो पागल कुत्ते की तरह भौंकता और चिल्लाता है, और न ही वो जो चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, बल्कि वो इंसान जो कुछ नहीं कहता, शांत रहता है, साफ और सलीके से काम करता है, और या तो वो कोई कदम नहीं उठाता या फिर जब मारता है तो सीधा जानलेवा वार करता है। साफ तौर पर इस वक्त की काव्या इसी दूसरी कैटेगरी में आती थी। सना मेहरा, जो अभी तक चिल्ला रही थी, काव्या को इतनी मजबूती से अपनी तरफ आते देख अंदर ही अंदर घबराने लगी। उसके दिमाग में क्या ऐसे गरीब लोगों को हर काम में झिझक और डर नहीं दिखाना चाहिए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की सच में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाएगी। क्या तुम सब बेवकूफ़ हो? रोको उसे। सना मेहरा घबराकर तारा कपूर और बाकी लड़कियों पर चिल्लाने लगी, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम सबके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनते ही तारा कपूर और बाकी लड़कियां तुरंत होश में आ गईं और सना मेहरा के सामने खड़ी होकर काव्या का रास्ता रोक लिया। उन्हें पहले लगा कि इतना ही काफ़ी होगा, आखिरकार काव्या उन्हें देखकर समझ जाएगी कि वो अकेली है और वो पक्का हार जाएगी, और उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं होगा। वो सिर्फ सिया ओबरॉय को अपने साथ ले जाना चाहेगी, जो कि सबसे अच्छा नतीजा होता। लेकिन ठीक उसी पल सना मेहरा को न जाने क्या लगा कि काव्या डर गई है, और उसने तारा कपूर और बाकी लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, वो कुतिया डर गई है, चलो सब मिलकर हमला करो, मैं आज इसके कपड़े भी उतार दूंगी और फिर इसे किसी सैलून में वेश्या बनने के लिए भेज दूंगी। सना मेहरा की धमकियों से डरकर तारा कपूर और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि वो जानती थी कि यह गलत है, फिर भी वो काव्या की तरफ बढ़ी। पल भर में ही काव्या बाकी लड़कियों के साथ हाथापाई में उलझ गई। गरीबी में पली बड़ी काव्या सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने का सपना ही देख सकती थी। उसका इकलौता फ़ायदा यह था कि वह इन नाजुक अमीर लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिससे शुरुआत में उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहा। लेकिन अफसोस, सामने वाले लोग ज़्यादा थे और काव्या पर जल्दी ही हमला कर दिया गया। उसे लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया गया, उसका सिर फर्श से टकराया, जिससे वह लगभग बेहोश होने वाली थी। मौका देखकर सना मेहरा तुरंत आगे आए और उसने काव्या के पेट में जोरदार लात मारी, जिससे वह दर्द के मारे सिकुड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें झलकने लगीं। उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि कहीं इससे उसके पेट का दर्द और न बढ़ जाए। तुम तो बहुत मजबूत बन रही थी ना, आओ मुझे मारो, सना मेहरा ने कहा और फिर से काव्या के पेट में लात मारी और गालियां देना जारी रखा। कमीनी कहीं की, तुमने अभी अभी मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम बहुत दमदार हो, लेकिन तुम तो एकदम कमज़ोर निकली। मुझे एक बात बताओ, मेरे और सिया ओबरॉय के बीच की दुश्मनी से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम बीच में क्यों कूद रही हो? सना मेहरा ने उसे फिर से लात मारते हुए कहा। काव्या को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा पेट अब उसका अपना रहा ही नहीं। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी, ये कहना चाहती थी कि वह अपनी अंतरात्मा के लिए ऐसा कर रही है और सिर्फ ऐसा करके ही वह मायरा सिंघानिया की नज़रों में इज्जत पा सकती है। लेकिन अब उसमें बोलने की कोई ताकत नहीं बची थी। वह सिर्फ अपने दांत कसकर भींच सकती थी और बेहोश न होने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या तुम गूंगी हो गई हो? बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हा, अगर तुम अभी मेरे सामने 3 बार नाक रगड़ो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। सना मेहरा अपनी ताकत का दिखावा करते हुए जोर से हंसी और आगे बोली, वरना क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी और तुम्हें वेश्या बनने के लिए कहीं और बेच दूंगी? साला गंदी कुतिया, अब देखती हूँ तुम दोबारा मुझसे भिड़ने की हिम्मत कैसे करती हो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हें भविष्य में मुझे दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। हा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, हवा में अचानक एक कड़कदार आवाज़ गूंजी, वाह सना मेहरा, तुमने तो मेरे ओबरॉय परिवार पर ही नज़र डाल दी। मैं भी देखती हूँ कि तुम आज आन्या ओबरॉय के हाथों से कैसे बचकर निकलती हो। आवाज़ खत्म होते ही उस कड़कदार आवाज़ की मालकिन तेज़ी से आगे बढ़ी और उसने सना मेहरा के पेट में इतनी ज़ोरदार लात मारी कि उसने सीधे खून का एक घूंट थूक दिया और लगभग बेहोश हो गई। लेकिन आन्या ओबरॉय रुकी नहीं, उसने तुरंत सना मेहरा के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। उस कड़क चटाक की आवाज़ ने उसे खून का दूसरा घूंट निगलने पर मजबूर कर दिया जो वह थूकने ही वाली थी। अब आन्या ओबरॉय ने आखिरकार पूछा, अभी सीनियर काव्या के पेट में किस पैर से लात मारी थी? सना मेहरा की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, उसने सिर्फ आन्या ओबरॉय को गुस्से से घूरा, लेकिन उसकी आंखों में साफ तौर पर खौफ भरा था, क्योंकि उसे पता था कि आन्या ओबरॉय अच्छी तरह लड़ सकती है और पूरे स्कूल में वह इसके लिए मशहूर थी। जिन लड़कों ने भी उससे पंगा लिया था, उसने उन्हें लगभग अपाहिज ही कर दिया था। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं मान लूंगी कि तुमने दोनों पैरों से लात मारी थी, आन्या ओबरॉय ने अपने आप से कहा। ये सुनते ही न जाने क्यों सना मेहरा के दिल में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे आन्या ओबरॉय के शब्द बर्फ की तरह हों जो उसके दिल में धंस गए हों, ठंडे और चुभने वाले। सना मेहरा के मुंह से अनजाने में ही निकल गया, दाहिने पैर से लात मारी थी। ये सुनकर आन्या ओबरॉय ने सिर
हिलाया और कहा, जान के बदले जान और चोट के बदले चोट, तुम्हें कुदरत का ये नियम तो पता ही होगा, है ना। हालांकि सना मेहरा को समझ नहीं आया कि आन्या ओबरॉय का क्या मतलब है, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने बस उसे लात मारी थी। मैं पैसे दे दूंगी, जितने भी होंगे मैं दे दूंगी। आन्या ओबरॉय मुस्कुराए और उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। फिर बिना किसी को भनक लगे उसने लात चलाई, जो सीधे सना मेहरा के दाहिने घुटने पर लगी। एक जोरदार कड़क की आवाज के साथ सना मेहरा का पैर बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया, उसकी घुटने की हड्डी चकनाचूर हो गई। आह! सना मेहरा की दर्दनाक चीख पूरे स्कूल के खेल के मैदान में गूंज उठी। इस दर्द भरी चीख के बीच आन्या ओबरॉय ने हल्की आवाज में कहा, उसे पैसे नहीं बल्कि आत्मसम्मान चाहिए था। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, खेल के मैदान के कोने से एक आकृति धीरे धीरे चलकर आई, एक सफेद ड्रेस में किसी अप्सरा की तरह लहराते हुए, लेकिन वह व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, जिसमें कोई चिंता या खुशी नहीं थी। वह कोई और नहीं बल्कि शिवगढ़ की 4 सुंदरियों की सिरमौर मायरा सिंघानिया थी। उसे अपनी व्हीलचेयर के पहियों को धक्का देते हुए काव्या के पास जाते, झुकते और उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारते हुए देखा गया। उसने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हें मेरी नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही मेरी शान बन चुकी हो। उस एक पल में सना मेहरा द्वारा बेतहाशा बेइज्जत की जाने और लातें खाने वाली वह लड़की नहीं रोई, लेकिन यह एक बात सुनकर उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह निकली। मायरा सिंघानिया ने वापस शिवगढ़ के पूर्वी इलाके की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें प्यार और कोमलता से भरी थीं। अध्याय 147। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। मायरा सिंघानिया अपनी मर्जी से अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जिद पर अड़ी थी। यशवंत ओबरॉय और बाकी लोगों ने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो और डॉक्टरों ने कितना भी मना किया हो, मायरा सिंघानिया बिना किसी हिचकिचाहट के अस्पताल से निकल गई। जब हर कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने ओबरॉय परिवार के सदस्यों और सफेद कोट पहने डॉक्टरों से बस एक ही बात कही, मैं एक मरने वाली इंसान हूँ, मैं अपने आखिरी दिन यहाँ नहीं बिताना चाहती। उस समय वह इतनी शांति से बोली थी जैसे उसमें मरने वाले इंसान का कोई दुख ही न हो, और उसका चेहरा इतना शांत था कि देखने वालों का दिल दहल जाए। मेडिकल स्टाफ में जो लोग थोड़े भावुक थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मजबूत और शानदार औरत का अंत ऐसा होगा। अस्पताल और ओबरॉय परिवार ने आखिरकार उसे समझाना बंद कर दिया। उसके डिस्चार्ज के कागजात पूरे करने के बाद उन्होंने उसके लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर का इंतजाम किया और फिर उसे संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल से बाहर ले आए। पता नहीं मायरा सिंघानिया के डिस्चार्ज होने की खबर किसने लीक कर दी थी। जब मायरा सिंघानिया और उसके साथ के लोग पहली मंजिल की लॉबी में एलिवेटर से पहुंचे, तो वह पहले से ही सफ़ेद कोट पहने डॉक्टरों, पिंक यूनिफॉर्म में नर्सों और अस्पताल के कपड़ों में उन मरीजों से भरी हुई थी जो उसे विदा करने आए थे। इन मरीजों में मायरा सिंघानिया के कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर और वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने उसके नाम का डंका सुना था और उसे बस एक नज़र देखने आए थे। कुछ लोग आगे बढ़कर मायरा सिंघानिया से बात करना चाहते थे, लेकिन राजवंश एन्क्लेव के लीडर यशवंत ओबरॉय को उसकी व्हीलचेयर को धक्का देते देखकर वो सब पीछे हट गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ओबरॉय परिवार के सदस्यों के कदमों के पीछे पीछे चलने लगे, एक एक कदम लॉबी से बाहर की ओर। जब यशवंत ओबरॉय ने मायरा सिंघानिया को अस्पताल के गेट से बाहर निकाला, तो ओबरॉय परिवार के लगभग सभी सदस्यों को समझ आ गया था कि मायरा सिंघानिया ने इस बार अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान ली है। अस्पताल के सामने वाले लॉन तक पहुंचने पर मायरा सिंघानिया रुकी। उसने पलटकर अस्पताल की शानदार इमारत को देखा और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। फिर वह आगे घूमी। उसके चेहरे के भाव बेहद मजबूत हो गए। उसकी आंखों में कोई दुख या खुशी नहीं थी और वह आगे बढ़ती गई। उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे और भी कई जरूरी काम करने हैं। अस्पताल से निकलने के बाद पहले पड़ाव के रूप में मायरा सिंघानिया ने शिवगढ़ एलीट विद्या मंदिर जाने का फैसला किया। उसने पहले अरमान आहूजा और अपने लिए दाखिले को कुछ समय के लिए रोकने की कागजी कार्यवाही पूरी की और फिर आन्या ओबरॉय के साथ उस स्कूल के कैंपस का दौरा किया जहां वह खुद पढ़ी थी और जिसे बाहर की दुनिया में एक एलीट स्कूल के नाम से जाना जाता था। वह असल में घूमना चाहती थी और अपनी आंखों से चीज़ों को देखना चाहती थी, लेकिन आन्या ओबरॉय थोड़ी परेशान थी और किसी भी हादसे को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे चलती रही, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मायरा सिंघानिया का बर्ताव बहुत ज़्यादा शांत था और ओबरॉय परिवार के सदस्यों को डर था कि वह कहीं आत्महत्या न कर ले। इसलिए यशवंत ओबरॉय ने बार बार आन्या ओबरॉय को मायरा सिंघानिया की सुरक्षा का ध्यान रखने का हुक्म दिया था। आन्या ओबरॉय बिना यशवंत ओबरॉय के कहे भी यह बात समझती थी। वैसे भी मायरा सिंघानिया अब उसके गुरु की पत्नी थी। भले ही वह कई मायनों में मायरा सिंघानिया से जलती थी, लेकिन अरमान आहूजा के न होने पर उसे मायरा सिंघानिया की रक्षा करनी थी। मुख्य शिष्या के तौर पर यह उसकी जिम्मेदारी थी। टहलते हुए मायरा सिंघानिया अनजाने में ही खेल के मैदान में आ गई, जहां उसने सना मेहरा को काव्या को लात मारते हुए देखा।
पास ही दुबकी हुई, डर से कांपती और अस्त व्यस्त हालत में सिया ओबरॉय को देखकर उन्हें तुरंत सब कुछ समझ आ गया और इसी वजह से आन्या ओबरॉय ने आगे बढ़कर सना मेहरा का घुटना चकनाचूर कर दिया था। मायरा सिंघानिया ने एम्बुलेंस बुलाई, फिर वह काव्या को जमीन से उठाने के लिए नीचे झुकी, प्यार से उसके माथे के उलझे हुए बालों को ठीक किया, उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था। आन्या ओबरॉय ने अपनी जैकेट उतारी और उसे सिया ओबरॉय के कंधों पर डाल दिया, जो डर से लगभग सुन्न हो चुकी थी। कुछ प्यार भरे शब्द कहने के बाद वह मायरा सिंघानिया की तरफ पलटी और पूछा, मैडम, हमें इन गुंडों का क्या करना चाहिए? मायरा सिंघानिया हमेशा दुनिया से संतुष्ट रहती थी और हर काम को स्वाभाविक और सही तरीके से करती थी। लेकिन वह बीती बात थी, अब उसे साफ समझ आ गया था कि उसकी पहचान अब सिंघानिया परिवार की मुखिया की नहीं है, बल्कि सिर्फ अरमान आहूजा की पत्नी की है। इसलिए आन्या ओबरॉय का सवाल सुनकर मायरा सिंघानिया ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर पूछा, अगर तुम्हारे गुरु यहाँ होते तो वो क्या करते? आन्या ओबरॉय ने तुरंत सिर हिलाया, यह जताते हुए कि वह समझ गई है। फिर वह तारा कपूर और बाकी लोगों की तरफ पलटी और ठंडी आवाज में बोली, तुम लोग मेरी बहन के साथ क्या करने का प्लान बना रही थीं? तारा कपूर और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें पता था कि आन्या ओबरॉय कितनी खतरनाक थी। उसने एक बार स्कूल के कराटे क्लब को अकेले ही चुनौती दे डाली थी और उन्हें लगभग पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया था। अगर उनके क्लब प्रेसिडेंट ने आखिर में आन्या ओबरॉय को नहीं हराया होता तो कराटे क्लब की स्कूल में कोई अहमियत ही नहीं बचती। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी काव्या को हुई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जूनियर को उसने ऐसे ही बचा लिया था वह आन्या ओबरॉय की बहन निकलेगी। ये सोचकर काव्या अभी भी खौफ में थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसने उस समय अपना मुंह मोड़ लिया होता तो क्या ओबरॉय परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती। ओबरॉय परिवार ने मायरा सिंघानिया पर एहसान किया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने उस पर यानी काव्या पर एहसान किया था। अगर वह सच में मुंह मोड़ लेती तो वह शायद पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाती और गहरी ग्लानि में जीती। भगवान का शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भले ही वह अब भयंकर दर्द में थी, लेकिन उसका ये कदम उठाना पूरी तरह से सही साबित हुआ। वो लोग एक वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड करना चाहते थे ताकि यशवंत ओबरॉय और तुम्हारे ओबरॉय परिवार का नाम खराब हो सके। काव्या ने भयानक दर्द सहते हुए आन्या ओबरॉय को जवाब दिया। ये सुनते ही आन्या ओबरॉय की सांसें गुस्से से तेज हो गईं। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर यह सिर्फ क्लासमेट्स के बीच की गुंडागर्दी का मामला होता तो आन्या ओबरॉय शायद बदले के तौर पर उन्हें अच्छी तरह पीट देती। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की हरकतों का मकसद पूरी तरह से बदल चुका था। वो लोग उन्हें मानसिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। आन्या ओबरॉय अपनी समझदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और यह सोच रही थी कि अगर अरमान आहूजा यहाँ होते तो क्या करते। मास्टरमाइंड कौन था? आन्या ओबरॉय ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। हालांकि तारा कपूर और बाकी लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन सब की नज़रें एक साथ सना मेहरा की तरफ घूम गईं, जो ज़मीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। सना मेहरा, जो भयंकर दर्द में थी, उसे अचानक माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। उसने आन्या ओबरॉय के बर्फीले चेहरे की तरफ देखा, उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, आन्या, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। जब तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया तब तुमने नहीं क्यों नहीं सोचा? आन्या ओबरॉय ने यह सुनकर गुस्से से ठंडी सांस ली और फिर तारा कपूर और बाकी लोगों से कहा, इसके साथ वही करो जो यह मेरी बहन के साथ करने का प्लान बना रही थी, वरना जिसने भी मेरी बहन के कपड़ों को छुआ है मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। मैं आन्या ओबरॉय जो कहती हूँ वो करती हूँ। ये सुनते ही तारा कपूर और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भी सबसे पहले आगे आने को तैयार नहीं था। ये देखकर आन्या ओबरॉय ने हल्की सी आवाज में कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये वाक्य किसी युद्ध के शंखनाद जैसा था। जो तारा कपूर और बाकी लोग पहले हिचकिचा रहे थे वो पलक झपकते ही भूखे शेरों की तरह सना मेहरा पर टूट पड़े। जल्द ही तारा कपूर और बाकी लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया। बाकी काम के लिए मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है ना? जैसे ही आन्या ओबरॉय की बात खत्म हुई, तारा कपूर और बाकी लोगों ने अपने फ़ोन निकाले और पागलों की तरह सना मेहरा की तस्वीरें खींचने लगे। अपनी आंखों के सामने हिलते हुए फ़ोन को देखकर सना मेहरा ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी गुंडागर्दी दूसरों को कितना दर्द दे सकती है। आखिरकार इस पल उसे समझ आ गया कि ऐसा अंजाम कितना डरावना होता है। उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन अब हर चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन शिवगढ़ के अलग अलग मंचों पर एक जवान लड़की की बहुत ही साफ तस्वीरों का ढेर अचानक से आ गया और मायरा सिंघानिया, जिसने ये सब देखा, अरमान आहूजा की तरह ही आन्या ओबरॉय के मजबूत और कड़े तरीकों को देखकर आहिस्ता से सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचने लगी, मेरे पति, अगर मैं नहीं रही तो आन्या ओबरॉय पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभा सकती है। अब मुझे सिर्फ इतना पक्का करना है कि कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री सही से चलती रहे ताकि तुम बिना किसी चिंता के खाना, कपड़े और आज़ादी की जिंदगी जी सको।
असल में मायरा सिंघानिया जिस जरूरी काम के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जिद कर रही थी वो ये था कि वह अपने बचे हुए समय में अपनी आखिरी विदाई की तैयारियां कर सके। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, अपने साथ हुए अन्यायों का दुख नहीं था, और न ही इस बात का गम था कि उसने ब्रह्मांड के वैभव और शान को पूरी तरह से नहीं जिया था। उसे सिर्फ इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद अरमान आहूजा अकेले रह जाएगा, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 148, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। एम्बुलेंस को नज़दीक के एक अस्पताल ने भेजा था। उसे जाते हुए देखकर मायरा सिंघानिया ने सना मेहरा की तरफ मुड़कर देखा, जो पहले से ही सुन्न हो चुकी थी। मायरा ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ और फिर उसने अपनी व्हीलचेयर को मोड़ा और स्कूल से बाहर निकल गई। हालांकि सना मेहरा जिस मेहरा परिवार से आती थी वो न तो कोई राजवंश एन्क्लेव था और न ही सूर्यवंशी एस्टेट का हिस्सा, और उसे सिर्फ एक मिडिल क्लास परिवार ही माना जा सकता था। लेकिन पूरे शिवगढ़ के कॉस्मेटिक सेल्स चैनल्स का 80% हिस्सा उन्हीं के कंट्रोल में था। सच कहें तो मायरा सिंघानिया के अगले बड़े प्लान की चाबी उन्हीं के हाथों में थी। मायरा ने कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में हाथ मिलाने के लिए मेहरा परिवार के मुखिया विशाल मेहरा से उसी शाम साथ बैठकर डिनर करने का वक्त पहले ही तय कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि विशाल सच में मायरा के साथ बिजनेस करने को लेकर बहुत सीरियस था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह डील लगभग हाथ से निकल चुकी है। भले ही मायरा सिंघानिया ने खुद आगे आकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वो और ओबरॉय परिवार लगभग एक ही थे, और आन्या ओबरॉय ने जो भी किया वो मायरा के ही इशारे पर किया था। एक तरह से देखा जाए तो मायरा ही इस पूरे बवाल की जड़ थी। भला मेहरा परिवार इतना बड़ा दिल कैसे दिखा सकता था कि वे अपने सारे गिले शिकवे भूलकर उसके साथ बिजनेस कर लें। फिर भी मायरा सिंघानिया तय किए गए वक्त और जगह पर पहुंची, रॉयल ड्रैगन पैलेस की दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में। वो अब भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, क्योंकि अगर यह डील पक्की हो जाती तो वो अरमान आहूजा को बिजनेस में आसमान छूने में मदद कर सकती थी। तय वक्त से आधे घंटे बाद आखिरकार विशाल मेहरा वहां पहुंचा। वो अंदर आते ही मुंह पर माफी और एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए बोला, प्रेसिडेंट सिंघानिया, मुझे बेहद माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मायरा सिंघानिया ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ इशारा किया कि उसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो अंदर से और ज़्यादा सतर्क हो गई थी। आखिरकार वक्त का हिसाब लगाया जाए तो उसे अब तक सना मेहरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो पता चल जाना चाहिए था। सना मेहरा उसकी अपनी बेटी थी, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? अगर वो आते ही उस पर भड़क जाता तो मायरा को लगता कि यह सब एकदम नॉर्मल है, लेकिन अब वो उसके सामने भी एक हंसता हुआ चेहरा बनाए रख पा रहा था। अगर कहा जाए कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो एक बेवकूफ़ भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि विशाल मेहरा ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया तो मायरा सिंघानिया ने भी शांत रहना ही बेहतर समझा और बिना किसी हलचल के हालात को संभालती रही। जल्द ही खाना परोसा गया और वो खाते खाते बातें करने लगे। विशाल मेहरा की नज़रें बीच बीच में मायरा के पैरों पर जाकर टिक जाती थीं और आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, प्रेसिडेंट सिंघानिया, आपके पैर? मायरा सिंघानिया ने सिर हिलाया और बहाना बनाते हुए बोली, मैं कुछ दिन पहले गिर गई थी, कोई खास गंभीर बात नहीं है। ये सुनकर विशाल मेहरा की आंखों में एक चमक आ गई, एक रहस्यमयी और न समझ आने वाली चमक उसकी नज़रों में तैर गई। जल्द ही उन्होंने बिजनेस की बात शुरू कर दी। प्रेसिडेंट मेहरा, आपने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के सैंपल्स तो देखे ही होंगे। प्रोडक्ट के फ़ायदे पर कोई शक नहीं किया जा सकता और मार्केट में इसका अच्छा खासा नाम है, मायरा सिंघानिया ने कहा। वो इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने खुद इसके फ़ायदे देखे थे और सबसे बड़ी बात, उसे अरमान आहूजा पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर विशाल मेहरा ने तुरंत अपनी त्योरियां चढ़ा लीं और मायरा सिंघानिया से कहा, प्रेसिडेंट सिंघानिया, आप भी जानती हैं कि मार्केट में अब बहुत से प्रोडक्ट्स आ गए हैं और उनके फ़ायदे भी लगभग एक जैसे ही हैं। कम से कम 10 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं जो हमारे मेहरा परिवार के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और उनमें से कई तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। और वो प्रेसिडेंट सिंघानिया से ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ बिजनेस करने के बजाय उन्हें क्यों न चुनूं? मायरा सिंघानिया जानती थी कि विशाल मेहरा कोई ऊर जलूर डिमांड करने वाला है, इसलिए उसने कहा, मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट मेहरा ने पहले ही किसी से दाग धब्बे हटाने वाले प्रोडक्ट का टेस्ट करवा लिया होगा। प्रेसिडेंट मेहरा को अच्छे से पता है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं। जहां तक सीरियसनेस की बात है, वो तो प्रेसिडेंट मेहरा को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था, सेल्स के मुनाफे में से 3 हिस्सा आपका, 7 हिस्सा मेरा। मुनाफे का ऐसा बंटवारा आपको कोई और सप्लायर नहीं दे सकता। विशाल मेहरा ये सुनकर मुस्कुराया और फिर मायरा सिंघानिया के सामने अपनी जेब से एक छोटी सी गोली निकाली और उसे अपने सामने रखे रेड वाइन के गिलास में डाल दिया। फिर उसने गिलास उठाया, उसे घुमाया और मायरा सिंघानिया को देते हुए बोला,
बस एक शर्त है, अगर तुम ये वाइन पी लो तो तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया, मैं उसे भूल जाने को तैयार हूँ। यही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ वैसे ही बिजनेस करूंगा जैसे दूसरे सप्लायर्स के साथ करता हूं, जहां 90% तुम्हारा होगा और मैं सिर्फ 10% लूंगा। जब विशाल मेहरा ने वह गोली निकाली तो मायरा सिंघानिया को उसका इरादा तुरंत समझ में आ गया। वह गोली एक तरह की उत्तेजक दवा थी, अगर उसने उसे पी लिया तो एक बेवकूफ़ भी बता सकता था कि क्या होगा। लेकिन उसने फिर भी वाइन का गिलास ले लिया, हालांकि उसे पीने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, वाइन को अपनी आंखों के सामने घुमाया और फिर कलाई के एक झटके के साथ वह नशीली वाइन सीधा विशाल मेहरा के मुंह पर दे मारी, जिसके चेहरे पर पहले से ही एक घमंडी मुस्कान थी। तुम्हारी बेटी ने ये सब अपने सिर पर खुद ही लिया है। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो सिया ओबरॉय का जो हाल होता वो इससे भी बुरा होता। जहां तक इस डील की बात है, तुम्हारे मेहरा परिवार के पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद मायरा सिंघानिया ने पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी व्हीलचेयर को प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ घुमा लिया। लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसने चाहे जितनी भी ताक लगाए, दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने ताला लगा दिया हो। जब मायरा सिंघानिया ने वाइन का गिलास पकड़ा था तो विशाल मेहरा सच में खुशी से पागल होने लगा था। ये सोचकर कि बर्फ की तरह ठंडी ये देवी, जिसकी बाहर की दुनिया में इतनी तारीफें होती हैं, आज वो उसकी गुलाम बन जाएगी। इसलिए उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मायरा वाइन उसके मुंह पर फेंक देगी, और उसने बचने की कोशिश तक नहीं की और वाइन सीधा उसके मुंह पर आ लगी। प्रेसिडेंट सिंघानिया, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं ट्रैफिक में फंसा था? मैं तो बाहर के लोगों से मामले को रफा दफा करने गया था, उनसे कहा कि इस मंजिल से सारे कस्टमर्स को बाहर निकाल दें और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दें। अब इस मंजिल पर सिर्फ तुम और मैं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी यहाँ से भाग सकती हो? विशाल मेहरा ने बड़े आराम से एक टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछा। उसे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी कि मायरा सिंघानिया वहाँ से भाग सकती है। मायरा सिंघानिया ने टीवी सीरियल्स की उन ओवर एक्टिंग करने वाली औरतों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाल लिया। विशाल मेहरा ने मायरा के इरादे को शायद भांप लिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि वो बड़े सलीके से अपने कपड़े ठीक करता रहा। उसकी हरकतों में दिखावे की एक अजीब सी झलक थी, लेकिन उसके मुंह से जो अल्फाज निकले उनमें शराफत का नामो निशान तक नहीं था। मैंने पुलिस स्टेशन में पहले ही बात कर ली है, आज कोई भी रॉयल ड्रैगन पैलेस में नहीं आएगा। मायरा सिंघानिया को अंदाज़ा था कि विशाल मेहरा उसके साथ डील करने से मना कर सकता है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना नीच निकलेगा। और उसने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना घटिया मकसद पूरा करने की पूरी ठान चुका है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो आन्या ओबरॉय को अपने साथ क्यों नहीं लाए। उसने आन्या को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सिग्नल ब्लॉक थे। इमरजेंसी कॉल्स को छोड़कर और कोई कॉल लग ही नहीं रही थी। तुम्हें अपनी ताक बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। आज बस तुम मेरी खातिरदारी अच्छे से कर दो तो डील अपने आप पक्की, समझो। और तुम्हें इस बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा वो नकारा पति तुम्हें तलाक दे देगा। मैं वादा करता हूँ कि आज यहाँ जो भी होगा वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, किसी तीसरे को भनक तक नहीं लगेगी। वैसे भी पूरी सोसाइटी में किसे नहीं पता कि तुम्हारा पति कितना बड़ा नकारा है। अगर उसे पता भी चल गया तो वो तुम्हें एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो प्रेसिडेंट सिंघानिया, शिवगढ़ की 4 सुंदरियों की सिरमौर, क्या तुम अपने कपड़े खुद उतारोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? ये कहते हुए विशाल मेहरा ने अपने फ़ोन को टेबल पर ऐसे सेट किया कि वीडियो का एंगल बिल्कुल सही रहे। फिर वो एक बेहद गंदी नज़र के साथ मायरा सिंघानिया की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो चीज़ जिसे आखिरकार आर्यन मल्होत्रा भी हासिल नहीं कर पाया, वो आज मेरी झोली में गिरेगी। हा, लेकिन मुझे मल्होत्रा परिवार का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उनका वो पंगा ना होता तो तुम्हें सिंघानिया परिवार से बेदखल नहीं किया जाता, वरना मेरी क्या औकात थी कि मैं तुम पर हाथ भी डाल सकूं। मायरा सिंघानिया, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें पूरी तरह से बेपर्दा कर दूंगा और फिर तुम्हारे साथ वो सब करने का वीडियो बनाऊंगा। मैं उसे हर दिन और हर रात देख देख कर मज़े लूंगा। हा। मायरा सिंघानिया ने बिना किसी डर के विशाल मेहरा को घूरते हुए कहा, तुम्हें इस सब के बाद मेरे पति के गुस्से का डर नहीं लगता जो तुम इतनी नीचता पर उतर आए हो? विशाल मेहरा पहले तो इन शब्दों को सुनकर चौंक गया, फिर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मज़ेदार चुटकुला सुन लिया हो। वो काफ़ी देर तक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और थोड़ी देर बाद हंसते हुए मायरा से बोला, तुम्हारा वो नकारा पति? अरे यार, मैं उसके जैसे 10 लोगों को एक हाथ से पीट सकता हूँ। ये कहते ही उसे अचानक कुछ याद आया और उसने बड़े अफसोस के साथ कहा, वैसे तुम इस बार अपने उस नकारा पति को अपने साथ क्यों नहीं लाए? वरना मैं तुम्हारे साथ जो भी करता वो सब उसके सामने करता।
वो नज़ारा, उफ, बस सोचकर ही कितना मज़ा आता। हा हा हा। और तभी उस प्राइवेट रूम में अचानक एक सर्द आवाज़ गूंज उठी, आज से शिवगढ़ में मेहरा परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, प्राइवेट रूम का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ बाहर की तरफ टूटकर गिर पड़ा। शीशे का एक भी टुकड़ा रूम के अंदर नहीं आया और मायरा सिंघानिया को खरोंच तक नहीं आई। मलबे के बीच से सफ़ेद कपड़ों में एक अक्स धीरे धीरे अंदर आया, मायरा के पीछे खड़ा हुआ, अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और आहिस्ता से बोला, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। अध्याय 149। रात के आसमान में टूटने वाले हर तारे के साथ धरती पर एक जिंदगी खत्म होती है। 3 घंटे पहले कालनाग निषिद्ध क्षेत्र में कांसे के उस विशाल दरवाजे के पीछे अरमान आहूजा ने इस गुफा में मौजूद जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा की आखिरी बूंद को भी पूरी तरह से सोख लिया था, लेकिन फिर भी वह मूल स्थापना स्तर के अंतिम चरण से बस थोड़ा ही दूर था और केवल मूल स्थापना स्तर के मध्य चरण की पूर्णता तक ही पहुंच पाया था। उसे अभी भी अगले स्तर पर पहुंचने के लिए एक मौके की तलाश थी। हालांकि अरमान आहूजा इतने से ही बहुत खुश था। आखिरकार धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी कमी को देखते हुए इतने कम समय में मूल स्थापना स्तर के मध्य चरण की पूर्णता तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लाखों में एक बार ही होता है। अरमान आहूजा खड़ा हुआ, जल नाग के सिर से नीचे कूदा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया। हालांकि उसे पता था कि वो नाग उसे सुन नहीं सकता, फिर भी अरमान आहूजा खुद से बोला, जल नाग भाई, तुमने 1000 सालों तक साधना की, लेकिन तुम सत्य नाग में नहीं बदल पाए। तुमने इतनी अपार जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा जमा की थी और आखिर में उसका फायदा मुझे ही मिला। बड़े दुख की बात है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, वरना मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी ताकत से जरूर नवाजता। अरमान आहूजा के शब्द बनावटी नहीं थे, बल्कि सीधे दिल से निकले थे। भले ही वो खुद दानव जाति का नहीं था, लेकिन उसके पास दानव जाति की साधना के 1000 से भी ज्यादा तरीके मौजूद थे। इस जल नाग को नाग में बदलने और उसे मोक्ष दिलाने के लिए 1-2 तरीके देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बस अफसोस इस बात का था कि ये जल नाग अरमान आहूजा जैसे महान गुरु से मिलने के लिए जिंदा नहीं बच सका। अपनी बात पूरी करने के बाद अरमान आहूजा ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। ये ताकत इतनी भयानक थी कि मूल स्थापना स्तर के मध्य चरण की पूर्णता की अपनी मौजूदा ताकत के बावजूद वह अपने हाथ को 1 इंच भी नहीं हिला सका। ये याद रखना जरूरी है कि अब वह वैसा नहीं रहा था जैसा वह मूल स्थापना स्तर के मध्य चरण में पहली बार दाखिल होने पर था। अब उसके हर एक वार में पहाड़ों को चीरने और पत्थरों को तोड़ने की ताकत थी। इतनी भयानक ताकत भी उस अजीब खिंचाव का सामना नहीं कर पा रही थी, जो साफ बताता था कि यह ताकत कितनी जबरदस्त थी। जैसे ही अरमान आहूजा ने अपना सत्य प्राण इकट्ठा किया ताकि वह कोई कदम उठा सके, इस गुफा में मौजूद एक बचा हुआ दिव्य विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। पल भर में ही अरमान आहूजा समझ गया कि यह दिव्य विचार इस जल नाग ने मरने से पहले छोड़ा था। बस बात इतनी थी कि पहले उसकी साधना का स्तर इतना ऊंचा नहीं था, इसलिए वह इस दिव्य विचार को महसूस नहीं कर पाया था। अब जबकि वह मूल स्थापना स्तर के मध्य चरण की पूर्णता तक पहुंच चुका था, वह आखिरकार इस बचे हुए दिव्य विचार को महसूस कर सकता था और उस जल नाग का असली मकसद समझ चुका था। असल में 1000 साल पहले नाग का शिकार करने वालों ने इस जल नाग का यहाँ तक पीछा किया था और कांसे के इस विशाल दरवाजे के पीछे इसे मौत के घाट उतार दिया था। जब इसे पता चला कि इसके दिन गिने चुने बचे हैं, तो इसने अपने पेट में पल रहे जल नाग के अंडे को ताकत देने के लिए अपनी सारी साधना इस गुफा में फैला दी। हालांकि इस जल नाग के कवच के बारे में कहा जाता था कि यह आसमानी बिजली का सामना कर सकता है और हजारों पीढ़ियों तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर इसके जल नाग कवच को हटाया नहीं जाता तो इसके पेट में पल रहा जल नाग का अंडा कभी बाहर नहीं आ पाता। इसलिए इसने एक गुप्त विद्या को दिव्य विचार के रूप में छोड़ दिया, जो इसके जल नाग कवच को सोख सके ताकि किसी सही हकदार के आने का इंतजार किया जा सके। इस दिव्य विचार को पाकर अरमान आहूजा खुशी से झूम उठा। यह कोई छोटी बात नहीं थी कि अनंत ब्रह्मांड में भी वह जल नाग का कवच सबसे कीमती खजानों में गिना जाता था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यह उसे यहाँ इतनी आसानी से मिल जाएगा। और उसे मुफ्त में एक जल नाग का अंडा भी मिल गया। ये तो किसी आम इंसान के लिए 50 लाख रुपये जीतने जैसा ही था। अरमान आहूजा ने चुपचाप उस दिव्य विचार के मंत्र का जाप किया और फिर जोर से चिल्लाया, समाहित हो जा। उस जल नाग का शरीर, जिसने गुफा के ज्यादातर हिस्से को घेर रखा था, पल भर में गहरे हरे रंग के कणों में बदल गया और चारों तरफ से अरमान आहूजा के शरीर के अंदर घुसकर उसमें समा गया। एक ही पल में अरमान आहूजा का पूरा शरीर गहरे हरे रंग का हो गया, मानो वह जैद से बना कोई युद्ध का देवता हो। जल नाग का कवच, जो आसमानी बिजली का सामना कर सकता था, अब पूरी तरह तैयार था। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली नाग की दहाड़ पूरी गुफा में गूंज उठी। अरमान आहूजा की मौजूदा ताकत के बावजूद वह अपने शरीर में खून की रफ्तार को महसूस किए बिना नहीं रह सका।
कालभैरव कमांडो फोर्स के बाकी लोगों का तो क्या ही कहना, सिर्फ भीष्म प्रताप और कैप्टन मीरा राजपूत को छोड़कर जो मुश्किल से ही इसका सामना कर पा रहे थे। यहाँ तक कि ब्रिजेश ओबरॉय भी बुरी तरह हिल गया था और जमीन पर लोटपोट होने लगा था। अरमान आहूजा ने आवाज की दिशा में देखा। जल नाग के पुराने शरीर की पूंछ वाली जगह पर बास्केटबॉल के आकार के एक विशाल जल नाग के अंडे के खोल पर दरारें पड़ने लगीं। पलक झपकते ही गुफा के बाहर 9वें आसमान से एक भयानक खगोलीय बिजली गिरी और तेजी से नीचे आए। चाकू से मक्खन काटने की तरह उसने गुफा के ऊपर मौजूद मिट्टी और पत्थरों को चीर दिया और सीधे गुफा के अंदर उस जल नाग के अंडे की तरफ टूट पड़ी। जब कोई सत्य नाग पैदा होता है तो खगोलीय बिजली का गिरना तय है। अगर यह सिर्फ कोई आम जल नाग होता तो शायद आसमान को उसकी परवाह भी नहीं होती। इसका मतलब साफ था कि यह सिर्फ जल नाग का अंडा नहीं था, ये पक्के तौर पर सत्य नाग का अंडा था। हालांकि यह सिर्फ एक लफ्ज़ का ही फर्क था, लेकिन यह जमीन आसमान का अंतर था। इसकी तो कोई तुलना ही नहीं थी। खगोलीय बिजली को देखकर अरमान आहूजा समझ गया कि अगर कोई बाहरी मदद नहीं मिली तो यह सत्यनाग का अंडा चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए वह एक झटके में सत्यनाग के अंडे के ऊपर पहुंच गया और अपने नए बने जल नाग कवच का इस्तेमाल करके खगोलीय बिजली को रोकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, चूंकि मुझे तुम्हारा जल नाग कवच मिल गया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे इस बच्चे की रक्षा करूं। बिजली के कड़कने की आवाज़ पूरी गुफा में गूंजती रही। अरमान आहूजा ने बिना घबराए उस भयंकर दर्द को झेला। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उस सत्यनाग के अंडे का खोल पहले ही टूट चुका था और उसमें से उंगली के आकार का एक जीव बाहर निकल आया था। उसके सींग किसी हिरण जैसे थे, उसका सिर ऊंट जैसा था, आंखें खरगोश जैसी, गर्दन सांप की तरह, पेट सीपी जैसा, स्केल्स किसी मछली के जैसे, पंजेबाज की तरह, पैर शेर के जैसे और कान किसी बैल के थे। उसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था, एक असल काल नाग। उस नन्हे जीव ने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले अरमान आहूजा को देखा। उसे अपने लिए आसमानी बिजली का कहर सहते देखकर उसने तुरंत आसमान की तरफ मुंह करके एक लंबी दहाड़ लगाई। पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर एक नाग की दहाड़ पल भर में आसमान से जमीन तक गूंज उठी। आसमान की बिजली मानो उसकी ताकत से डरकर पल भर में गायब हो गई। इस सत्य नाग की ताकत देखकर अरमान आहूजा जोर से हंसा, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो गजब की ताकत है। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे तुम्हारे लिए इस खगोलीय बिजली का कहर सहने की क्या जरूरत थी। खैर छोड़ो, चूंकि हमारी किस्मत जुड़ चुकी है तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हें वो सारी दौलत दूंगा जो मुझे तुम्हारी माँ को देनी थी। ये कहकर अरमान आहूजा ने ऊपर उस छेद की तरफ देखा जो खगोलीय बिजली के गिरने से बना था। उसने जमीन पर हल्का सा पैर मारा और उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर बादलों में जा पहुंचा, मानो कोई सत्यनाग पानी से बाहर निकल रहा हो। उसकी ताक पूरी दुनिया में गूंज रही थी। पहाड़ से बाहर आते ही अरमान आहूजा का दिल जोर से धड़का। फिर वह शिवगढ़ के रॉयल ड्रैगन पैलेस की तरफ तेजी से बढ़ा। एक अदृश्य साया उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। यह कोई खास माफ़ी नहीं थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कोई जोड़ा अपनी डेट पर लेट होने पर मांगता है, जो जिंदगी में अक्सर होता रहता है। लेकिन यह इतनी आम सी बात थी कि मायरा सिंघानिया के कानों में पड़ते ही उसका नाजुक शरीर हल्के से कांप उठा, मानो उसके कंधों पर रखे हाथों में बिजली दौड़ गई हो। इन दिनों वह लगातार इसी आवाज़ वाले इंसान के बारे में सोच रही थी। उसने उस गली में गुंडों के छेड़ने पर उसके बारे में सोचा था जब तपस्वी त्रिवेदी ने सबको हरा दिया था। तब उसने उसके बारे में सोचा था जब सिया ओबरॉय और काव्या के साथ बदसलूकी हुई थी, और जब विशाल मेहरा ने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की थी तब भी उसने उसी के बारे में सोचा था। लेकिन इससे पहले जब भी उसने सिर घुमाया या आंखें खोली, उसे वह कहीं नहीं मिला था। उसे सिर्फ गहरी निराशा और उलझन ही मिली थी। यहाँ तक कि इस बार उसे ये तक लगने लगा था कि कहीं यह उसका कोई वहम तो नहीं है। इसीलिए आखिरी पल में उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी। जब तक उसे सच में अपने कंधों पर वह गर्माहट महसूस नहीं हुई तब तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस बार वह सच में वापस लौट आया है। वह जिसने हमेशा खुद को बेहद शांत रखा था और विशाल मेहरा की बेइज्जती सहने पर भी जिसके चेहरे पर कोई घबराहट या दुख नहीं था, यह माफ़ी सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और उन्हें चुपचाप बहने दिया। हालांकि उसे पता था कि वह उसे देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि तुम वापस आ गए। अगर अरमान आहूजा न होता तो उसे सिंघानिया परिवार से नहीं निकाला जाता। अगर अरमान आहूजा न होता तो उसे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। अगर अरमान आहूजा न होता तो शायद आज वह मल्होत्रा परिवार की एक अमीर बहू होती और सारी सुख सुविधाओं के मज़े ले रही होती। अगर अरमान आहूजा न होता तो उसे दुर्वासा प्रताप सिंह का लोड्स फिंगर का वार नहीं झेलना पड़ता, जिससे उसकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों की रह गई थी।
अगर अरमान आहूजा न होता तो विशाल मेहरा उसे इतनी घटिया नज़रों से देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। सब कुछ, अगर अरमान आहूजा न होता तो उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती और उसे चुपचाप ये सब नहीं सहना पड़ता। कायदे से देखा जाए तो उसे अरमान आहूजा से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन जब अरमान आहूजा ने उससे माफ़ी मांगी तो उसने बिना सोचे समझे उसे माफ़ कर दिया। या यूं कहें कि शुरू से लेकर आखिर तक उसने कभी अरमान आहूजा को दोष नहीं दिया। उसे शायद सिर्फ इसी बात का अफसोस था कि वह उसके दुख दर्द बांट नहीं पाए। मायरा सिंघानिया सच में एक पागल औरत थी। उसने अपनी सहने की ताकत से कहीं ज्यादा दुख झेला, फिर भी वह अरमान आहूजा के ही बारे में सोच रही थी। बस एक साधारण सी बात, अच्छा है कि तुम वापस आ गए, ने उसकी सारी तकलीफों पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि उसकी नज़रों में जब तक वह वापस आ गया है सब कुछ ठीक है। तभी मायरा सिंघानिया को कुछ याद आया। उसने अपनी व्हीलचेयर के पीछे की जेब से एक टोकन निकाला और अरमान आहूजा को देते हुए कहा, ठाकुर रुद्रपाल ने मुझसे कहा था कि मैं इसे अपने पास रखूं और जब तुम आओ तो तुम्हें दे दूं। अरमान आहूजा ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि अगर ठाकुर रुद्रपाल ने ये कालभैरव सेनापति टोकन मायरा सिंघानिया को नहीं दिया होता तो वह उसे इतनी जल्दी शायद ही ढूंढ पाता। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी सुरक्षा के लिए कोई जादुई खजाना तैयार करने का वक्त आ गया है। अरमान आहूजा ने कालभैरव सेनापति टोकन लिया, प्यार से उसके कंधे थपथपाए और फिर व्हीलचेयर के आगे आकर उसके सामने बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, इतने लंबे इंतजार के बाद क्या तुम मेरे लिए थोड़ा और इंतजार करोगी? मायरा सिंघानिया ने उसका प्यार भरा सवाल सुना, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि अगर वह कुछ नहीं बोलता तो मायरा सिंघानिया फिर भी खुद को रोक सकती थी। लेकिन जब उसने उस चेहरे को देखा जिसके लिए वह दिन रात तड़पती थी और उसकी चिंता भरी बातें सुनी, तो उसे डर लगा कि अगर उसने कुछ कहा तो वह खुद को जोर जोर से रोने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए अरमान आहूजा का सवाल सुनने के बाद उसने बस जोर से सिर हिलाया, मानो वह कहना चाहती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भले ही वह चुप रही, भले ही मायरा सिंघानिया ने खुद से कहा था कि वह अब और नहीं रोएगी, फिर भी उसके चेहरे पर आंसुओं की झड़ी लग गई। एक एक बूंद किसी तेज धारदार चाकू की तरह अरमान आहूजा के दिल को चीर रही थी। उसने मायरा सिंघानिया को चुप नहीं कराया, उसे रोने दिया। उसने बस अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई, मायरा सिंघानिया के चेहरे से गिरते आंसुओं को रोका और फिर अपनी उंगली को हल्का सा झटका दिया। वे आंसू हवा में ही ठहर गए, न ऊपर गए न नीचे, और बैंक्वेट हॉल की रोशनी में किसी तारे की तरह चमकने लगे। अपनी उंगली के हर झटके के साथ वह मन ही मन गिनती कर रहा था। जब तक मायरा सिंघानिया का रोना बंद नहीं हुआ तब तक अरमान आहूजा ने अपनी उंगली पीछे नहीं खींची और धीरे धीरे खड़ा हो गया। तारों की तरह चमकते हुए आंसू उसके चारों तरफ, आगे पीछे दाएं और बाएं मंडरा रहे थे। अरमान आहूजा ने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से इशारा किया। एक आंसू विशाल मेहरा की तरफ ऐसे लपका जैसे कोई तारा रात के आसमान में तेजी से टूट रहा हो। कहावत है कि जब भी रात के आसमान में कोई टूटता हुआ तारा नजर आता है तो धरती पर एक जिंदगी खत्म हो जाती है। उसने बिल्कुल सही गिना था, वे कुल 73 आंसू थे। अध्याय 150। तारों भरी रात में पहाड़ की चोटी पर जैसे नागों की दहाड़ गूंज उठी। जब अरमान आहूजा ने दरवाज़ा तोड़ा तो विशाल मेहरा अपने सामने का नज़ारा देखकर इतना सन्न रह गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जैसे ही वो ये गाली बकने वाला था कि साला कौन है बे तू, उसने अरमान आहूजा को उंगली के एक इशारे से आंसू को हवा में उछालते हुए वो भयानक नज़ारा देख लिया। वो इतना डर गया कि धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा और सिर्फ इतना ही बड़बड़ा सका, तू इंसान है या कोई भूत, तू इंसान है या कोई भूत। अरमान आहूजा के हल्के से इशारे के साथ वो आंसू, जो किसी टूटते तारे की तरह तेज रफ्तार में था, विशाल मेहरा के कान के पास से सीटी जैसी आवाज़ निकालते हुए गुजरा और पीछे की दीवार से टकरा गया। एक बूम की आवाज़ के साथ पूरी दीवार पल भर में चकनाचूर हो गई। उस हमले की ताकत का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता था। अगर वो किसी इंसान के शरीर से टकराता तो क्या वो उसके चिथड़े नहीं उड़ा देता। वो धमाका सुनकर विशाल मेहरा इतना डर गया कि उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, ज़मीन पर औंधे मुंह लेट गया और मदद के लिए कई बार चिल्लाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अरमान आहूजा जैसी भयंकर ताकत वाले किसी इंसान को नहीं देखा था। इंसान की तो बात ही छोड़ दो, साइंस फिक्शन फिल्मों में भी ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था जहां एक आंसू पूरी दीवार को उड़ा दे। ये अब किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, ये तो सीधा सीधा कोई राक्षस था। वैसे ये आंसू सीधे तुम्हारे सिर को निशाना बनाकर फेंका गया था। क्या तुम्हें पता है कि मैंने आखिरी पल में अपना इरादा क्यों बदल दिया और अपनी उंगली की दिशा थोड़ी सी क्यों मोड़ दी? अरमान आहूजा वहां चल कर गया जहां विशाल मेहरा ज़मीन पर पड़ा था, नीचे झुका और ऊपर से उससे पूछा। अरमान आहूजा की आवाज़ सुनकर विशाल मेहरा ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू और रेंगने वाली गंदगी मिट्टी के साथ चिपक गई थी। वो एकदम घिनौना लग रहा था।
अरमान आहूजा के सख्त चेहरे को देखकर उसने जमीन पर नाक रगड़ते हुए बिना सवाल का जवाब दिए रहम की भीख मांगी। सरकार, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अरमान आहूजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, पहले तुमने मुझे नकारा कहा और अब मैं सरकार बन गया। नकारा? मैंने तुम्हें नकारा कब कहा? विशाल मेहरा ये सुनकर हैरान रह गया। उसे पता था कि सफ़ेद कपड़ों वाला ये लड़का बात करने को तैयार है, इसका मतलब वो उसे मारने नहीं वाला था। उसका घबराया हुआ दिमाग अचानक तेजी से दौड़ने लगा। उसने झट से अहम बात को पकड़ा, उस लड़के को हैरानी से देखा और यकीन न करते हुए बोला, तुम अरमान आहूजा हो? विशाल मेहरा की नज़रों में अरमान आहूजा सिर्फ सोसाइटी का वो बदनाम नकारा था जो सबके सामने झुकता रहता था और सबके पैरों की धूल बना रहता था। कोई भी उसका मजाक उड़ा सकता था। कायदे से तो उसके पास ऐसी ताकत हो ही नहीं सकती थी, वरना वो इतने समय तक बेइज्जती कैसे सह लेता और सबके हाथों खिलौना कैसे बना रहता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कोई उसे मार भी डाले तो भी वो नहीं मानता। फिर भी जो सच उसके सामने खड़ा था उसे वो झुठला भी नहीं सकता था। अरमान आहूजा ने न तो हाँ कहा और न ही ना, बल्कि पलट कर सवाल दाग दिया, तो क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैंने अभी तुम्हें क्यों नहीं मारा? विशाल मेहरा ने अरमान आहूजा को पूरी तरह से उलझन में देखते हुए बस जोर जोर से अपना सिर हिलाया। हालांकि आंसू और सलिटी मिट्टी उसके चेहरे पर लेप की तरह चिपक गए थे, लेकिन उसे इस बात की कोई सुध नहीं थी। उसका पूरा दिमाग सिर्फ अरमान आहूजा के सवाल पर अटका था। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने बड़े उत्साह के साथ जवाब दिया, पैसे? हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। और कॉस्मेटिक्स के सेल्स चैनल्स, मैं तुम्हारे सारे कॉस्मेटिक्स बिना किसी चैनल फीस के मुफ्त में शेल्फ पर रखवा सकता हूँ। विशाल मेहरा को लगा कि उसका ये जवाब बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मायरा सिंघानिया इस समय पूरी तरह कंगाल थी और अरमान आहूजा चाहे कितना भी अच्छा लड़ना जानता हो, बिना पैसों के इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसका जवाब एकदम सही है और वो कॉन्फिडेंस से भर गया, अरमान आहूजा के अगले शब्दों ने उसे बर्फ के ठंडे पानी में डुबो दिया। अरमान आहूजा ने निराशा से अपना सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर लापरवाही से उसके कंधे को ऐसे थपथपाया जैसे धूल झाड़ रहा हो और फिर उससे एक सवाल पूछा, सेल्स चैनल्स? अगर मैं चाहूँ तो क्या पूरी दुनिया के सेल्स चैनल्स पर कब्जा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? और वैसे भी शायद तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने अभी तुम्हें नहीं मारा। क्या मैंने कहा कि मैं आज रात तुम्हें नहीं मारूंगा? मैंने तो ये कहा था कि आज के बाद शिवगढ़ का मेहरा परिवार आखिरी सांसें गिनेगा। अपनी बात खत्म करके अरमान आहूजा खड़ा हुआ और चेहरे की हवाइयां उड़ने हुए विशाल मेहरा को पीछे छोड़कर मायरा सिंघानिया के सामने चला गया। उसने उसकी तरफ देखकर एक मुस्कान दी और प्यार से बोला, इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, चलो घर चलते हैं। बोलने के बाद अरमान आहूजा मायरा सिंघानिया के पास गया, नीचे झुका और धीरे से मायरा सिंघानिया को व्हीलचेयर से उठाया और आराम से प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। अगर कोई उनकी तरफ बढ़ता तो उसे उनके चारों ओर हवा में तैरते हुए 72 चमकते हुए तारे दिखाई देते, हर एक पूरी चमक के साथ दमक रहा था। जब वो हॉल से बाहर निकले, अगर कोई ध्यान से गिनता तो उसे दिखाई देता कि अरमान आहूजा के चारों तरफ अब सिर्फ 71 तारे ही बचे थे। कुछ ही देर बाद उनके पीछे रॉयल ड्रैगन पैलेस की लॉबी में चीख पुकार मच गई। होटल का ड्यूटी मैनेजर, जिसने दूसरी मंजिल के सारे प्राइवेट रूम खाली करवा दिए थे और पुलिस बुलाने से मना कर दिया था, वो मैनेजर अचानक एक सीटी जैसी आवाज के बाद लॉबी में खून के तालाब में गिर पड़ा और वहीं ढेर हो गया। शिवगढ़ का उत्तरी किनारा, सूर्यवंशी एस्टेट, मल्होत्रा परिवार। तपस्वी त्रिवेदी बिना शर्ट के सोफे पर लेटा हुआ था, उसकी पीठ पर हथेली का निशान जो 1 इंच गहरा था देखने में बेहद डरावना लग रहा था। वो रुक रुक कर फर्श पर खून की उल्टियां कर रहा था और उसका चेहरा सफ़ेद कागज की तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें एकदम उखड़ी हुई थीं, रुक रुक कर चल रही थीं, जैसे अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। को बड़ा दुर्वासा प्रताप सिंह उसके पास सोफे पर बैठा था, उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं, चेहरा उदास था, वो एकदम चुप था, लेकिन एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटा। सोफे के सामने आर्यन मल्होत्रा जमीन पर घुटने टेके बैठा था। अपने नाना दुर्वासा प्रताप सिंह की इजाज़त के बिना वो पूरे 2 दिनों से नहीं उठा था। उसने न कुछ खाया था और न कुछ पिया था। उसकी माँ सुमित्रा प्रताप सिंह अपने पिता दुर्वासा प्रताप सिंह को समझाना चाहती थी, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी का गुस्सा बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर वो बोलने की हिम्मत करती तो आर्यन मल्होत्रा को शायद फिर कभी उठने की इजाज़त ही नहीं मिलती। विक्रम मल्होत्रा उसके बगल में खड़ा था, उसकी आंखों में कोई भी जज्बात नहीं थे, जैसे ज़मीन पर घुटने टेके बैठा इंसान उसका अपना बेटा ही न हो। रसायनराज त्रिवेदी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सुमित्रा प्रताप सिंह आखिरकार पूछने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि दुर्वासा प्रताप सिंह ने 2 दिन पहले साफ कह दिया था कि आर्यन मल्होत्रा सिर्फ तभी उठ सकता है जब तपस्वी त्रिवेदी उठ खड़ा हो। रसायनराज त्रिवेदी रसायन बनाने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने रसायन परिषद गया था।
जब वो वापस आएगा तभी तपस्वी त्रिवेदी का इलाज हो पाएगा और सिर्फ तभी आर्यन मल्होत्रा शायद उठ सकेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, विला के दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। रसायनराज त्रिवेदी एक जैद की बोतल पकड़े हुए दौड़ता हुआ अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने दुर्वासा प्रताप सिंह को इशारा किया और फिर जैद की बोतल से वो गोली बाहर निकाली। साफ दिखाई दे रहा था कि पूरे हॉल में उस दवा की खुशबू पल भर में फैल गई। ये पक्के तौर पर कोई चौथी ग्रेड की जादुई गोली थी। रसायनराज त्रिवेदी ने जल्दी से इसे तपस्वी त्रिवेदी को दे दिया। उसे डर था कि कहीं दवा का असर खत्म न हो जाए। जैसे ही तपस्वी त्रिवेदी ने वो गोली खाई, उसकी पीठ पर धंसा हुआ हथेली का निशान साफ तौर पर ऊपर उठने लगा और आखिरकार उसकी पूरी पीठ एकदम साफ और चिकनी हो गई, पूरी तरह से पहले जैसी। उसमें कोई खरोंच नहीं बची थी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि उन सबको पता था कि आर्यन मल्होत्रा और तपस्वी त्रिवेदी के बीच तपस्वी त्रिवेदी की अहमियत आर्यन मल्होत्रा से 10 गुना ज्यादा थी। ली एल्डर, मेरा प्यारा शिष्य अब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। रसायनराज त्रिवेदी रुका, फिर आगे बोला, इसके अलावा मैंने रसायन परिषद के सारे रिकॉर्ड्स खंगाल मारे, लेकिन किसी भी ऐसी गोली का जिक्र नहीं है जो लोड्स फिंगर का इलाज कर सके। मुझे नहीं पता कि वो अरमान आहूजा कोई ऐसी गोली बना सकता है जो एल्डरली की लोड्स फिंगर को ठीक कर सके या नहीं। ये सुनकर दुर्वासा प्रताप सिंह ने धीमी आवाज में कहा, मेरा लोड्स फिंगर पूरी तरह से तामसिक है और बेहद कोमल है। इसमें बर्फ और ठंड दोनों के गुण शामिल हैं। इस दुनिया में कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता। सिवाय किसके? रसायनराज त्रिवेदी ने हैरानी से पूछा। दुर्वासा प्रताप सिंह ने उसकी तरफ देखा। उसे पता था कि वो क्या चालें चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी झिझक के कहा, सिवाय इसके कि असली सत्यनाग का खून मौजूद हो, जो सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ताकतवर हो, और उसमें आग और ज्वाला दोनों के गुण हो ताकि वो इसका सामना कर सके। इसके बिना कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस दुनिया में सत्यनाग नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेरे पति, तुम मेरी व्हीलचेयर तो भूल ही गए। तारों से भरे आसमान के नीचे मायरा सिंघानिया अरमान आहूजा की बाहों में लिपटी हुई थी। उसकी छाती की गर्माहट महसूस कर रही थी और विला के बाहर घास पर चलते हुए उसकी जोरदार धड़कनों को सुन रही थी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे जब उसने प्यार से उसे याद दिलाया, वो तो फालतू चीज है, हमें उसकी क्या जरूरत है। लेकिन मेरे पैर। ये सुनकर अरमान आहूजा ने प्यार से अपना सिर हिलाया और कोमलता से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने शून्य दिशा की तरफ इशारा किया और दूर के विला और उसके आसपास की लाइट्स पल भर में जगमगा उठी। उस रात शिवगढ़ के कुछ लोगों ने देखा कि शिखर स्वर्ग विला, जो पिछले एक हफ्ते से शांत पड़ा था, पूरी रात जगमगाता रहा और उसने विला के आसपास के पूरे इलाके को ऐसे रोशन कर दिया जैसे दिन का उजाला हो। और राजवंश एन्क्लेव के कई अमीर परिवारों ने देखा कि तारों भरी रात में पहाड़ की चोटी पर हवाएं तेज हो गईं और बादल उमड़ने लगे, जैसे नागों की दहाड़ रह रहकर गूंज रही हो। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। वार्निंग डिस्क्लेमर, यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय CM नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी।